एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है हर्ष भारद्वाज, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 11 फूड प्रोडक्शन कोड नंबर 809 जो कि मेन सब्जेक्ट कर दिया गया है सीबीएसई ने, उसका चैप्टर नंबर 3, 4 और सेकंड और चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 डिटेल के अंदर करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो करने के बाद आपको कोई वीडियो करने की जरूरत नहीं है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं ये वीडियो 1 घंटे 4 मिनट की इसलिए हो पाई है क्योंकि इस वीडियो के मैं 3 चैप्टर को कवर किया। हाँ जी, YouTube में पहली बार फूड प्रोडक्शन के तीनों वीडियो को डिटेल में बिल्कुल पीडीएफ जो है। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, 2021 बाइक्स का ही सिलेबस हमें फॉलो करना है, कोई नया सिलेबस नहीं है फूड प्रोडक्शन का। और प्रैक्टिकल आपके हो गए होंगे, हमारा हो गया था। तो बहुत ही ज्यादा मजे से इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है, प्लीज डिटेल में पढ़ लेना। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना किसी बकवास के एक बार फिर कह रहा हूं, अगर आपको 1 घंटे 4 मिनट की ज्यादा बड़ी वीडियो लग रही है तो टेलीग्राम का लिंक होगा कमेंट डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाओ और वहां पे जाकर उसको डाउनलोड कर लो और एक बार ऊपर से रीडिंग लगा लो, या फिर कमेंट में जाके टाइम स्टैम्प आएगा चैप्टर 2, 3, 4 अपनी मर्जी से जो सा चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ लो। शाम तक या कल सुबह तक आपको पूरी कंप्लीट फिजिकल जो अपनी ये फूड प्रोडक्शन इसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो चलो देखते हैं मैं चैप्टर को। बस ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोटिस था आपको जो मुझे देना था और जो मैंने दे दिया है। जाओ पढ़ लो आसानी से। किसी ने मेरे से पूछा था कमेंट के अंदर कि हु फॉलो दिस चैनल, यानी सर चैनल किसके लिए है, आप इस पे क्या पढ़ाने वाले हो। तो वैसे तो मेरा पैशन बायोलॉजी का है, लेकिन फिलहाल इस चैनल के ऊपर मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, फूड प्रोडक्शन, स्किल सब्जेक्ट्स। तो ये बात आप अपने कान में पेटी बांध लीजिएगा। फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश और फूड प्रोडक्शन और स्किल सब्जेक्ट जैसे जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको पीडीएफ भेजनी पड़ेगी। जैसे इनकी पीडीएफ पड़ी है और वो भी इंग्लिश में है, और मैंने पुरानी वीडियो में इंग्लिश में पढ़ाया हुआ है। और इंग्लिश में ये नहीं है कि मैंने आपसे इंग्लिश में बात करी, मैंने आपसे हिंदी में बात करी है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। अभी आप देख सकते हो, उसको लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, मैंने उसमें हिंदी में बताया है और बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था बहुत सारी चीज़ों को, शेफ क्या होता है ये सब वगैरह। फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हमको क्या पढ़ना है डिटेल में, चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑपरेशंस ऑफ कमर्शियल किचन। जो कमर्शियल किचन होते हैं उसके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं लिस्ट करेंगे, वेरियस सेक्शंस को, किचन के मेजर फंक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे, स्किल को, नॉलेज कंपोनेंट्स को जो डेवलप करते हैं वर्किंग कमर्शियल किचन के लिए। एनोमरेट करेंगे एटीट्यूड डेवलपमेंट फॉर वर्किंग इन अ किचन। ड्रॉ करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ कमर्शियल किचन, कैसा होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। राइट करेंगे सारी की सारी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एसोसिएटेड होती है हर एक हायरार्किकल पोजीशन के लिए, यानी जो ऊपर नीचे 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 रेंज वाइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं हमारा, यानी ये सब आपके टॉपिक्स थे, यानी आपको इस चैप्टर के अंदर इन टॉपिक्स के ऊपर आंखें लगानी है। दोस्तों मैं आपसे सबसे पहले डिटेल में एक बात कह देता हूँ, ये जो वीडियो होने वाली है इसमें मैंने कोड नंबर 809 की ऑफिशियल बुक को इंक्लूड कर दिया है, यानी इस बुक को आप पढ़ सकते हैं अपने पेपर के लिए। और मैं आपको हर एक पैराग्राफ में समझा दूंगा, इस पैराग्राफ में ये है। अगर कुछ भी में से छूट जाता है, जैसे जल्दी जल्दी में सब कुछ इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो मेन पॉइंट होंगे उनको मैं हाईलाइट करता जाऊँगा, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि रह जाता है, तो उसको आप क्या कह सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। हाईलाइटर को यूज़ करूँगा मैं। अ कमर्शियल किचन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ केटरिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ अ गेस्ट। इंट्रोडक्शन करें किचन ऑपरेशन से। एक्टिविटी क्या लिख रखी है, यू हैव प्लान टू इनवाइट वन ऑफ योर फ्रेंड फैमिली फॉर अ डिनर टुमारो इवनिंग एट योर होम। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ अ टास्क यू नीड टू डू प्रिपेयरिंग एट अ मील टुमारो दैट यू आर एबल टू सर्व फूड एंड टेस्टी फूड विदाउट एनी लास्ट मिनट प्रॉब्लम्स। अच्छा, तो ये एक्टिविटी यही आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं यहाँ से पूछी जाएगी। हम अपने पैराग्राफ पर चलते हैं। कमर्शियल किचन रिस्पॉन्सिबल होता है केटरिंग लार्ज नंबर ऑफ गेस्ट के लिए। मेन्यू लिस्ट मोर देन 50 डिशेज। जो मेन्यू होती है उसके अंदर 50 से ज़्यादा डिशेज लिस्ट कर दी जाती हैं, लिख दी जाती हैं, जो ऑर्डर करी जा सकती हैं गेस्ट के द्वारा। हैंस जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं वो प्लान कर दिए जाते हैं अच्छे से एडवांस के अंदर ही। यानी कि जब अगर मान लीजिए आपने एक होटल खोल दिया है, आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन उस बिज़नेस में आपको यही नहीं पता है कि आपको कैसे तो अपने होटल में क्या क्या खाना रखना है, आपको अपने होटल के अंदर कौन कौन से शेफ़ रखने हैं और कौन से शेफ़ रखने हैं, क्या शेफ़ रखने हैं, उनकी हाइट, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हाइट तो ऑब्वियसली नहीं देखी जाएगी उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंट्रोडक्शन टू किचन ऑपरेशंस, यानी कॉम्प्लेक्स टास्क को पहले ही कर दिया जाता है। किचन ऑपरेशंस बिगिन फ्रॉम द टाइम व्हेन द सेक्शन शेफ ऑफ द किचन चेक द ऑलरेडी अवेलेबल इंग्रेडिएंट इन द किचन। ही देन चेक द नेक्स्ट डे सेल फोरकास्ट एंड प्लेसेस, यानी नेक्स्ट डे सेल जो होने वाली है उसको पहले रेडी कर लेता है, प्लेस कर देता है ऑर्डर को। जो उनके इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे ओनियन, प्याज वगैरह कुछ भी हो गया, यानी टमाटर वगैरह,
परचेज डिपार्टमेंट जो होता है उनको कह देता है। परचेज डिपार्टमेंट फर्दर कंप्लीट करता है ऑर्डर को, यानी कंप्लीट करता है ऑर्डर को वेरियस किचन से, प्लेसेस करता है ऑर्डर को सप्लायर ऑफ अ मीट, वेजिटेबल, ग्रोसरी, मिल्क प्रोडक्ट। द रॉ मटेरियल इज रिसीव्ड एंड स्टोर्ड। द रॉ मटेरियल इज देन issued कह रहा हूँ, issued to various sections as per their requirement. Each section of kitchen then processes the food, cooks hand over to service department as per the guest order. The server then take the food from the kitchen and serves it to the guest in the restaurant. यानी आपको ना इसमें इंटरेस्ट आएगा पढ़ते समय में। मेरा एग्ज़ाम परसों है, शायद परसों ही 27 तारीख को है, और मैंने पूरी क्लास 11th फूड प्रोडक्शन वो कर दिया, मैं रिवाइज़ करने लग रहा हूँ। तो इसमें ना मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ ऐसा होता है। यानी हम क्या करते हैं 4 बजे घर से निकलते हैं, 4 PM पर या जब भी आप निकलते हैं, खाना खा के आते हैं होटल में, ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देने में हमको फटाफट एक वेटर होता है और वेटर से हमें खाना मिल जाता है, हम खाना खा के निकल लेते हैं। लेकिन इस वेटर को खाना देने में कितने लोगों का योगदान है वो हम नहीं जानते। यानी उसके पीछे एक पूरा का पूरा स्टाफ है, एक पूरा किचन ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पे पूरा थिएटर लगा हुआ है। वहाँ पे शेफ़ थे, सप्लायर थे, मीट प्रोडक्शन था, वेजिटेबल प्रोडक्शन था, कुछ जो वेजिटेटिव जो हमारे क्या बोलते हैं वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए अलग सिस्टम था। यानी पूरा किचन ऑपरेशन था। यहाँ पे बर्तन धोने वाले थे, यहाँ पे बर्तन लगाने वाले थे, यहाँ पे फूड डिज़ाइन करने वाले। यानी हमको जैसे ही खाना अपनी डिश में मिलता है तो उसके पीछे ये फलाना तरह के किचन ऑपरेशंस होते हैं। तो इसमें हमें वो पढ़ाया गया था। अब मैंने इसको इतना टाइम लेके क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैं जो अपना एक कमेंट था उनके लिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं इसी लेक्चर से, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे चलते इंपॉर्टेंट है ऑल डिशेज़ का मेन्यू के अंदर होना, ताकि सर्विस का पता तो चल सके कि गेस्ट को इसके अंदर है क्या नहीं है। अब आप बता लीजिए, अगर आप पनीर टिक्का बनाते हैं और बाहर से इंसान आए हैं पनीर टिक्का खाने के लिए कि उस रेस्टोरेंट में खाते हैं, शायद उसमें मिल जाएगा, लेकिन आप बनाते तो हैं लेकिन आपकी मेन्यू के अंदर सब कुछ है कबाड़ा, लेकिन पनीर टिक्का नहीं है, तो ये वाला जो गेस्ट है ये तो चला जाएगा। यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन पुराने चैप्टर में हमने पढ़ा था अतिथि देवो भव, तो इसमें भी हमको मेन्यू के अंदर लिस्ट करना पड़ेगा, ताकि शेफ़ कैन नॉट ऑर्डर और कुक अनलिमिटेड क्वांटिटी। और हालांकि जो शेफ़ होता है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी नहीं कर पाता है। फूड इज़ अ परसिएबल कमोडिटी, इट विल डिटेरियोरेट विद द टाइम, ये हमारा टाइम के हिसाब से बनाया जाता है। अनसोल्ड फूड विल बी वेस्ट, और जो फूड बिकता नहीं है वो वेस्ट हो जाता है। यानी ये हमारा जो ओनर होता है रेस्टोरेंट का, होटल का, उसका नुकसान हो जाता है। शेफ हैज़ टू देयर वेल बैलेंस क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल ही ऑर्डर एंड कुक सो मिनिमाइज वेस्टेज। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप जैसे चावल बनाते हैं तो आपको अक्सर अपनी मम्मी से पूछना पड़ेगा, मम्मी आधा गिलास डालूँ 2 गिलास डालूँ, तो आपकी मम्मी बताएगी आधा गिलास डाल ले, तू कहेगा नहीं मम्मी 2 गिलास डाल लेते, खा लेते हैं। और जब आप खा लेते हो तो आपका खाना बचता है, और इतना बचता है जितना आपकी मम्मी ने कहा था कि 1.5 गिलास बनाते हैं तो सही होता, लेकिन आप बना देते हो। यानी उनको पहले देखना पड़ता है कि रॉ मटेरियल कितना जाएगा ताकि वेस्ट ना चला जाए खाना। अब क्या करोगे, या तो उसको फेंकोगे आप उसके कुछ करोगे। तो फूड शुड बी प्रिपेयर्ड हाइजीनिकली एंड कंसिस्टेंट इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ऑल टाइम। यानी ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें देखिए इसमें फूड प्रोडक्शन में आपको बेसिक की, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना इंटरेस्ट के बिना कोई सब्जेक्ट को नहीं पढ़ता है। अब हम करेंगे आखिर किचन में सेक्शंस क्या होते हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए। होटल किचन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शंस फॉर अ एज ऑफ अ वर्क। दीज सेक्शंस कैन बी स्मॉल, लार्ज, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम एंड टाइप ऑफ बिजनेस। ईच सेक्शन हैज इट ओन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर सेक्शन एक साथ काम करता है टीम में गेस्ट की नीड को प्रिपेयर करने में, फुलफिल करने में। सबसे पहला जो आता है, कुकिंग इज हाईली स्किल्ड टास्क। देयर शेफ स्पेशलाइज इन वन और अ फ्यू फील्ड ऑफ अ कुकरी, एंड देयर मे बी अ शेफ हु मे कैन very good tandoori dishes but may not be able to make Italian food. Similarly, another may specialize in the Japanese cuisine and will not be able to make an excellent brand. अब देखिए यहाँ पे जो है ना, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं हाई लेवल, 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक क्यूजीन वर्ड को समझना पड़ेगा। यानी इस होटल इंडस्ट्री में तो क्यूजीन होता है, जैसे कि आपका रेस्टोरेंट है क्यूजीन का, या जैपनीज क्यूजीन है, हरियाणा क्यूजीन, यानी ये क्यूजीन्स होती है, यानी एक स्पेशलिटी मान लीजिए उनको। तो यानी कुक्स को, यानी इटालियन क्यूजीन का फेमस है तो वो जैपनीज क्यूजीन नहीं बना पाएगा, तंदूरी डिशेज बना पाएगा तो वो चाइना का खाना नहीं बना पाएगा। तो हर एक की अलग अलग स्पेशलिटी होती है, जिस प्रकार हमारे डॉक्टर्स में स्पेशलिटीज़ होती है। यानी सेफ एक्सपर्टीज फॉर द टेस्टी फूड एंड हैप्पी गेस्ट, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और डिवीजन हमें रखनी पड़ती है। जब हम होटल बनाते हैं तो हमारे पास होटल के अंदर ये नहीं है एक शेफ़ होगा, हमारे पास ये स्पेशल शेफ़ होगा, ये स्पेशल होगा, ये स्पेशल होगा, स्पेशल होगा। गेस्ट आएंगे, गेस्ट को क्या चाहिए, गेस्ट को भी सारी चीज़ चाहिए, गेस्ट को सारी चीज़ चाहिए, तो वो ऑर्डर करेगा तो एक काम पे लगेगा कि ये काम पे लगेगा, ऐसे करके जो जो रिक्वायरमेंट है वो काम लगेंगे। यानी
एक शेफ तो काम नहीं कर पाएगा, यानी हर एक शेफ लगेगा, हर एक काम करेगा। सो डिवीजन क्लैरिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच सेक्शन सो दैट वर्क कैन बी कैरिड आउट वेल इन द टाइम without any chores. This is also important to maintain consistent quality and the taste of the dishes. Each section has a few chefs who share the responsibility of preparing a consistent quality, taste, presentation of a dish to guys। क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना कंसिस्टेंट क्वालिटी को, टेस्ट को डिशेस का। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप आए आज आपको नमक इसमें ज़्यादा लगा, आज आपको मिर्च इसमें ज़्यादा लगी, आज इसको मसाला इसमें ज़्यादा लगा, तो हर एक बारी क्या क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। यानी आप अगर मान लीजिए मैकडोनाल्ड्स का वो चटनी अच्छी नहीं होती तो क्या आप लोग खा पाते हैं? यानी मैकडोनाल्ड्स, डोमिनोज, इनका चाहे आप कभी भी चले जाएगा, इनका जो टेस्ट होता है ना वो एक नंबर का होता है। मतलब कैसे समझाऊँ मैं आपको, यानी वो चेंज नहीं करता है, और इसी वजह से वो इतने ज़्यादा फेमस होते हैं। इसलिए ये होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई एक नया शेफ़ ज्वाइन करता है टीम को, उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, समझा दिया जाता है वो सेम प्रिपरेशन का, ताकि वो कंसिस्टेंसी को मिला पाए। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, अगर आप बड़ा बिजनेस चलाते हैं और अगर आपका नया शेफ़ आया, उसको नहीं सिखाया, वो बोलता है कि कर लेंगे कर लेंगे, करते करते उसने स्वाद ही बदल दिया, तो आपका नाम बिगड़ जाएगा। और यही हमारे बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स होती है, जो फूड चेन ब्रांड्स होती है, वो नहीं करती है। सेक्शन क्या है किचन के अंदर, एक लार्ज कमर्शियल किचन को डिवाइड कर दिया जाता है बहुत सारे सेक्शंस के अंदर। सम ऑफ देम आर प्री प्रिपरेशन एंड कुकिंग एरिया, यानी प्री प्रिपरेशन एंड कुकिंग एरिया, जहाँ पे सबसे पहले वो खाना बनता है। डिश वॉश, पॉट वॉश एरिया, स्टोरेज एरिया, शेफ ऑफिस। अब आपको दिखाऊं मैं शेफ ऑफिस कितना बड़ा होता है। प्री प्रिपरेशन और कुकिंग एरिया, दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपको फूड प्रोडक्शन पढ़ना है, अगर आपको 60+ मार्क्स लाने हैं, तो वो आप इजीली लेके आ सकते हैं। इसमें ना मैं बताऊंगा धीरे धीरे चल के, आपको दालों के बारे में पढ़ा जाएगा, इसके बारे में पढ़ा जाएगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपको कितने नंबर लाए। और मैं सच्ची बताऊं तो मैं भी इसको नंबरों के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे को इसमें इंटरेस्ट आया था। इसमें क्यूजीन्स ऐसे ऐसे नाम आए जो मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं कभी भी फ्यूचर में कोई बिजनेस खोलूंगा तो मेरे को अलग से स्टडी करनी पड़ेगी, मुझे अपने साथ में एक मेंटर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे ये पहले से आ रहा होगा तो आई डोंट नीड एनी मेंटर, मैं अपने आप अकेला इस फील्ड के अंदर खड़े होने के काबिल हो जाऊंगा। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, अगर आप इसको पास होने के लिए पढ़ेंगे तो आप अपनी स्किल तो ले लेंगे अपने पास, लेकिन वो स्किल काम की नहीं रहेगी। अगर आप एक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, थंबनेल डिजाइनिंग कुछ भी सीख रहे हैं, तो उसको आप एक वर्क करने के लिए सीख रहे हैं, यहाँ पे आपको इसका वर्क करेंगे। और यही फूड प्रोडक्शन जो है एक स्किल है, अगर आप इसको सीख लेंगे तो आप कहीं पे काम कर पाएंगे। तो इसको इस तरह से सीखे कि अगर आपको फास्ट फ्यूचर में नहीं बचा तो आपके पास सब कुछ नॉलेज है, तो हम कुछ ना कुछ तो काम कर ही लेंगे प्रोफेशनल तरीके से। अब प्री प्रिपरेशन एरिया, कुकिंग एरिया जानते हैं, मेन किचन होता है। सेक्शन जो होता है किचन का 24 घंटे काम करता है। किचन वर्क, द सेक्शन ऑफ अ किचन वर्क 24 आवर एंड कैटर टू ऑर्डर ऑफ अ कॉफी शॉप इन अ रूम डाइनिंग रूम सर्विस। ये रूम सर्विस होती है जो हम कहते हैं ना रूम सर्विस को कॉल लगाया वैसे। एंड आर ओपन राउंड टू द क्लॉक। दीज किचन ऑक्यूपाई अ लार्ज स्पेस एंड प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ अ फूड वैरायटी सच एज इटालियन, कंटिनेंशियल, फास्ट फूड एंड पॉपुलर लोकल फूड। इट हैज़ अ वेरियस सबसेक्शंस एंड अ लार्ज पिकअप काउंटर, यानी वेरियस सबसेक्शंस होते हैं, लार्ज पिकअप काउंटर्स होते हैं। डिशेज जो होती है टाइम टू टाइम इनकी वेरी करती रहती है। ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, राउंड टू द क्लॉक डिशेज हैं। एंड हेंस द शेफ वर्क इज अ 3 शिफ्ट। शेफ वर्क की जो होती है 3 शिफ्ट होती है, कुछ मॉर्निंग वर्क होती है, कुछ इवनिंग वर्क होती है, नाइट वर्क होती है। यानी आप सोचिए कितना ज़्यादा इसके अंदर कॉम्पिटिशन कम है टू द कंप्लीट रिक्वायर्ड टास्क। और अगर आपके हाथ में सफाई है, अगर आपके हाथ में, तो आप शेफ भी बन सकते हैं। वैसे तो ओनर, मैं तो आपको चाहता हूँ कि आप सभी ओनर बने और जो भी आप करें अच्छा ही करें, लेकिन फिर भी एक स्किल सीख रहे तो काम ही काम आए। तो किचन जो होती है एक्ट एज अ नर्व सेंटर ऑफ ऑल किचन इन होटल। तो किचन जो है जस्ट लाइक आवर ह्यूमन बॉडी एक नर्व सेंटर का काम करती है हमारे किचन होटल के अंदर। स्पेशलाइजेशन ऑफ किचन क्या होती है? ये किचन होते हैं डिजाइन की जाती है cook to a particular cuisine such as Indian, Italian, continental, Japanese, Oriental and cater to the specialty restaurant in the hotel। यानी ये होती है जैसे कि यहाँ पे दाल तड़का लगाया जा रहा है, पनीर टिक्का बनाया जा रहा है, ये रहा यहाँ पे हमारे चाप वगैरह बनाया जा रहा है, पास्ता वगैरह बनाया जा रहा है, इन सब का अलग सेक्शन होता है। ये तो नहीं है ना आप जहाँ पे दाल बना रहे हैं उसमें पास्ता बना लेंगे, हर एक सेक्शन अलग अलग है ताकि ना तो डिस्टर्बेंस हो और आप हर एक काम को अच्छे से कर पाओ। यानी कि लेआउट ऑफ ईच किचन वेरीज कंसिडरिंग टू द काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट टू बी प्रोसेस्ड एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग सोशल डिशेज, स्पेशल डिशेज। दे आर आल्सो कॉल्ड अ सैटेलाइट किचन। सैटेलाइट किचन्स कौन से होते हैं? सैटेलाइट किचन्स आर दोज किचन्स जिनके अंदर हमको एक सेपरेट एरिया मिलता है खाना बनाने का। द काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट टू बी प्रोसेस्ड एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्डिंग फॉर द प्रिपेयर स्पेशल डिशेज। इन स्पेशल डिशेज को बनाने के लिए जो एरिया होता है उसी को हम सैटेलाइट किचन बोलते हैं। अब बताइए अगर आपको नहीं होता तो आपको एक वो रखना पड़ता मेंटर, वो आपको बताता है एक काम करेंगे हम ना सैटेलाइट किचन बनाएंगे।
अब आप गूगल करते एआई करते व्हाट इज सैटेलाइट डिजाइन, अगर आपको पता है तो आपका काम आसान हो जाए, टाइम बच जाएगा। ये किचन हमेशा लोकेटेड होते हैं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के पास में, सेपरेटेड किए जाते हैं डबल डोर से या फिर ट्रैफिक से, नियर द स्पेशलिटी रेस्टोरेंट सेपरेटेड बाय डबल डोर और ट्रैफिक डोर्स। देन देखिए क्या होता है, ये किचन एरिया, हमारा किचन एरिया मेन एरिया, ये वेस्टिबल एरिया ही रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट है, ये किचन एरिया है, ये वेस्टिबल एरिया, यानी ये सब अलग अलग होते हैं। देन अ वेस्टिबल एंड अनदर सेट ऑफ अ डबल डोर, इसको पढ़ेंगे। जो डबल डोर होता है वो डिजाइंड डेजिग्नेटेड ऑन द लेफ्ट साइड टू द एंटर एंड द राइट साइड ऑफ द एग्जिट ऑलवेज टू प्रिवेंट कॉलिजन। देन द वेस्टिबल सेपरेशन हेल्प टू कंट्रोल द नॉइज फ्रॉम द किचन एक्सकेमिंग। ये ना ये 100% आपके क्वेश्चन है, जैसे मैंने पिछली बार आपको क्वेश्चन बताया था वो आ गया होगा आपके में। अब इसको ना मैं ध्यान से आपको एक बार फिर से बता देता हूँ क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जो डबल डोर होते हैं डेजिग्नेटेड होता है लेफ्ट साइड जो एंटर होते हैं, राइट साइड टू द एग्जिट करते हैं। लेफ्ट साइड से हम एंटर होते हैं, राइट साइड से हम एग्जिट कर जाते हैं ऑलवेज। ये क्यों होता है, हम आप कभी भी देखेंगे ना, आपका डबल डोर लगाए जाते हैं, यहाँ पे एक डबल डोर लगाया जाता है। आप होटल में जाएंगे कभी जा नहीं पाएंगे, और जो जीनियस होते हैं ना उनको जो नॉलेज मिलती होती है वो उसको ले लेते हैं, और मैं तो लेने लग रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अ जीनियस, लेकिन हम नॉलेज ले रहे हैं, ये काम की होगी। हम लेफ्ट साइड से लेफ्ट पीछे गया पीछे गया पीछे गया, ये एंटर हो गए, लेकिन राइट साइड वाला आ गया आ गया आ गया, यानी हम क्या कर रहे हैं, हमेशा ये कोलिजन हो जाएंगे ऐसे, तो ये पीछे जा रहे आगे आ रहे पीछे जा रहा आगे आ रहा, यानी कोलिजन से बचाने के लिए डबल डोर्स को लगाया जाता है। वेस्टिबल सेपरेशन हेल्प करती है, ये वेस्टिबल जो एरिया है ये क्या करती है, हेल्प करती है कंट्रोल करने में द नॉइज फ्रॉम द किचन एस्केपिंग इन to the restaurant and also cuisines to variation in the temperature between the kitchen and the restaurant। यानी सेपरेशन बनाने में हमारी ये हेल्प करती है रेस्टोरेंट से, और कोलिजन से बचाती है, नॉइज को ख़त्म कर देती है। ठीक है, ये हमें बातें याद होनी चाहिए। एंड टेम्परेचर बिटवीन किचन एंड द रेस्टोरेंट। द सैटेलाइट किचन कौन से थे, ये आप कमेंट में बताना सैटेलाइट किचन कौन से थे। सैटेलाइट किचन स्टाफ इज वेल ट्रेंड टू बी एबल टू प्रिपेयर द डिशेज ऑफ अ स्पेशलिटी क्यूजीन। द किचन हैज इट ऑन इक्विपमेंट कॉल्ड स्टोर, क्रोकरी, वर्क शेड्यूल। मैनी ऑफ अ स्टाफ मेंबर आर डिप्यूटेड ऑन अ ब्रेक शिफ्ट एंड वर्क फॉर लंच डिनर टाइमिंग एंड अ ब्रेक टू 3-4 आवर्स इन अ बिटवीन, यानी 3-4 घंटे का उन्हें ब्रेक में मिल जाता है पूरे दिन में। मैनी रेस्टोरेंट टुडे हैव अ शो किचन। अभी शो किचन क्या होता है इसको पढ़ेंगे। दिस इज यूजुअली अ सैटेलाइट किचन विच इज अ पार्शियली और होली विजिबल टू द गेस्ट डाइनिंग इन द रेस्टोरेंट टू द थ्रू अ पार्शियन पैनल, यानी एक पार्शियन पैनल, ये पार्शियन पैनल यानी ग्लास वगैरह का, और यहाँ पे क्या है हमारे शो किचन है जो कि हम देख सकते हैं खाना क्या बन रहा है। आई थिंक डेमोनोज के अंदर भी कुछ कुछ में ये शो किचन बना दिए जाते हैं। द गेस्ट कैन सी द शेफ वर्किंग एंड प्रिपेयरिंग फूड वाइल सिटिंग इन द रेस्टोरेंट। आपको एक और बता दूँ, शो किचन के जो शेफ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड, वेल स्टडीड और डिग्री के साथ होते हैं, क्योंकि इनको हमेशा गेस्ट की निगरानी में रहना होता है, अच्छे से काम करना होता है, ताकि गेस्ट कोई भी इनमें गलती ना निकाल पाए, क्योंकि अगर यही गलती कर देंगे तो होटल का नाम बदनाम हो जाता है। अब बचरी क्या होता है, बचरी को पढ़ेंगे। ये सेक्शन होता है स्पेशलाइज इन अ कटिंग ऑफ अ पोल्ट्री मीट एंड ऑल टाइप ऑफ अ सी फूड हो गया, मीट हो गया, इन सबको काटने का एरिया को हम बचरी बोलते हैं। शेफ टेक केयर ऑफ अ हाइजीन एंड एयर ट्रेंड। अगर आप यहाँ पे गलत तरीके से करेंगे, ब्लड को फैला देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऑल टाइप ऑफ एनिमल मीट को यहाँ पे काटा जाता है। बचरी हैज इट ऑन वर्क इन अ स्टोर एंड डीप फ्रीजर होता है, शेफ कट करता है मीट को रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वेट को, एंड इन वैक्यूम सील इट बिफोर लेबलिंग एंड स्टोरिंग इन द डीप फ्रीजर में स्टील कर देता है। फ्रॉम दिस कॉमन बचरी फ्रॉम वेयर ऑल अदर किचन्स टेक मीट एज पर रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनल डिशेज। फॉर चिकन आर रिसीव्ड इन द बचरी, दे आर प्रोसेस्ड टू प्रिपेयर बोनलेस चंक। क्या होता है, ड्रम स्टिक होगी, मिनी स्टिक एंड मीट हो गया, चिकन लॉलीपॉप हो गया, एक्सेट्रा हो गया। एज पर द मेन्यू वेट वेस्ड वैक्यूम सील्ड लेबल्ड विद द मीट टैग एंड स्टोर्ड वेरियस किचन इंडेंटेड टू मीट एज पर द रिक्वायरमेंट टेक इट फ्रॉम द बचरी। द प्रिंसिपल ऑफ फीफो। अभी फीफो इंपॉर्टेंट आ रहा है, इसमें हमसे बेसिकली बताया गया है ये पीछे जो था जितना भी, कि हमारा बचरी क्या होता है, एरिया होता है जहाँ पे सी फूड को, मीट को काटा जाता है। लॉलीपॉप होते हैं, चिकन लॉलीपॉप हो गया हमारा, एंड चिकन लॉलीपॉप, मिक्स्ड चिकन मीट, ड्रम स्टिक्स, प्रिपेयर बोनलेस चंक्स। मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे नॉन वेजिटेबल होंगे तो उनको ज़्यादातर पता होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारी, ये बचरी के अंदर था, यानी नॉन वेजिटेबल चीज़ों को काटना जो भी होती है वो सब चीज़ें। अब बेकरी एंड पेस्ट्री क्या होता है, उससे पहले मैंने ये छोड़ देता, अच्छे से हो गया, याद हो गया मेरे को। प्रिंसिपल ऑफ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज अप्लाइड वाइल इशूइंग। ये क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज अप्लाइड। फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज अप्लाइड वाइल इशूइंग। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कभी यूज होता है, ये पूछा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये फुल फॉर्म है, यानी ये अपलोड होता है जब हम इशूइंग करते हैं। स्पेशल केयर इज टेकन वाइल प्रोसेसिंग एंड
स्टोरिंग ऑफ इंश्योर हाइजीन को इंश्योर करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल सो एज इट प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। आपको बता दूं, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जहाँ पे मीट वगैरह होता है तो वहाँ पे स्टोर इसलिए भी किया जाता है ताकि हमारी कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, फंगस वंगस ना आए, इसलिए उसको अच्छे से स्टोर किया जाता है। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया उसे बाहर निकाल दो। अगर आपने 1 महीने पहले बर्गर लाया और आपने 30 दिन अगर आपने 20 दिन पहले एक बर्गर लाया तो सबसे पहले जो पहले आया था उसको बाहर निकालो, उसके बाद 20 दिन वाले को बाहर निकालो। यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किचन एरिया। क्या होगा यार, एक तो माउस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ ही रहा होगा। एक बार फिर बता देता हूँ, फर्स्ट फीफो का क्या मतलब। फीफो का मतलब है अगर आप जो पहले खाना लाए हैं उसको बाहर निकालें और जो बाद में लाए हैं उसको बाद में निकालें। तो ये आपको पहले आया पहले निकालो, ये वाला रूल होता है हमारा। स्पेशल केयर इसलिए की जाती है प्रोसेस करने में, स्टोरेज को इंश्योर हाइजीन को करने में पूछा जा सकता है, और टेम्परेचर कंट्रोल को मेंटेन करने में ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। चौथा पार्ट क्या आ रहा है, बैक्टीरिया एंड पेटेस्ट्री। पेटेस्ट्री क्या होता है ये पता नहीं, मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ क्या। बेकरी इज अ सेक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पेटिस्ट्री, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या है ये। बेकरी सेक्शन वो होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल, आप मैं ना इसको अभी देख लूंगा गूगल पे प्रोनाउंसिएट करके। वैसे तो मेरे ख्याल से ये पेटिस्ट्री है ये, बाकी आप बता दीजिएगा क्या है। जो बेकरी एक वो रीजन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फर्मेंटेड बेक्ड ब्रेड्स को, जैसे कि होल व्हीट ब्रेड हो गया, मिंगेड हो गया, राई हो गया ब्रेड, ब्रोची हो गया एक्सेट्रा। जहाँ पे जो पेटिस्ट्री होता है डील करता है शुगरी कलरफुल बेक्ड गुड लाइक अ पेस्ट्रीज, केक्स, पीज, tarts, puddings, croissant, macarons, etc. These breads and sweets are an important part of a buffet in the coffee shop, lunches, and other F&B outlets. Many hotels have an in-house bakery shop, यानी आपने देखा होगा बहुत सारे होटल ऐसे होते हैं, कई का तो सेपरेशन होता है, कई का इन आउट होता है, तो हर का अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, कुछ का इन आउट होता है। While breads, cookies, टेंथ पीसेज एक्सेट्रा आर अवेलेबल फॉर अ सेल, यानी बेकरी वो होता है जहाँ पे हम ये सब ब्रेड वगैरह, नान, तंदूर, रोटी वोटी, जो भी चीज़ होती है वोटी वाटी सब कुछ बनाते हैं, और पेटे से जहाँ पे मीठी चीज़ें वगैरह बनाते हैं इनको लिख सकते हैं। लार्डर ऑफ अ कार्टर मैनेजर, गार्ड मैनेजर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, आप समझिए ये क्या है, लार्डर या फिर गार्ड मैनेजर, इसको ये क्या होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोल्ड किचन। कोल्ड किचन क्या होता है, याद करिए, लार्डर और गार्ड मैनेजर को कोल्ड किचन के नाम से जाने से पूछा जा सकता है। ये ऑफिस दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग कोल्ड डिशेज सच एज सलाद, सैंडविच, कैनेप्स, फ्रूट प्लेटर्स, कोल्ड मीट platters, cheese platters, cold meat platters, including a variety of sauces, gelatins, mozze, pate, and these platters are kept in a cold buffet. Cold buffet के अंदर रखे जाते हैं। Coffee shop and restaurant are served in a lunches during high tea. High tea जो morning tea. Banquet kitchen. Banquet is a large hall which is used to hold a variety of functions as per as guest needs. This could be a fashion show. ये product launch, ये fashion show हो सकता है, product launch, diplomatic dinner, conferences, wedding, etc. Therefore, the menu is varied from Indian continental snacks, sweet drinks. These type of services also vary from the buffet platter to a plate service. Buffet देखिए, इफ़ यू वॉन्ट टू बी क्या बोलूँ मैं, इफ़ यू वॉन्ट टू बी केटरर, अगर आपको केटरर बनना पड़ रहा है, मैं एक टाइम पे मेरे पापा केटरर हैं तो उनको क्या था पढ़ना था, तो उसके बारे में ही समझ नहीं आ रहा एक प्लेट सर्विस क्या होती है, बफेट सर्विसेज क्या होती है। बफेट देखिए मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है। जब भी आप कभी भी किसी की केटरिंग करते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए प्लेट सर्विस क्या है, पर प्लेट क्या है। एक प्लेट के अंदर इतने गुलाब जामुन, इतने ये सब होगा, प्लेट के अंदर ये 3 तरह की पनीर टिक्का, मंचूरियन, स्नैक्स, ये सब इडली वगैरह ये सब होगी। तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये फील्ड इतनी बड़ी है, आप इसमें करते करते थक जाओगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ इतनी आती रहेंगी, लेकिन डिफरेंट हमेशा आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए आप एक नॉर्मल बिजनेस तो इजीली खोल लेंगे, लेकिन उस बिजनेस को हाई क्वालिटी से रन करना, अच्छे पैसे कमाना सबके बस की बात नहीं है। अब देखिए अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो आप इजीली, बहुत इजीली एक बिजनेस स्टैंड कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास 50,000 का है और आप उसको 50 करोड़ तक, 50 लाख तक लेके जा रहे हो इसी बिजनेस में अलग तरीके से, तो लोग आपको ही जानेंगे। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, बफेट एंड प्लेट सर्विसेज को प्रॉपर फॉर्म में सिट डाउन डिनर होता है, मे बी इन अ फॉर्म ऑफ थाली, इन अ केस ऑफ an Indian meal. This kitchen is responsible for preparing food of a various type. अरे भाई हमारे हलवाई की बात हो रही है जो पीछे बैठ के खाना बनाते हैं, इसको इंग्लिश में बैंकेट किचन बोलते हैं, जो हम खाना बनवाते हैं ना शादियों में उनके लिए। वेरिंग क्वांटिटी या कहीं पे भी, सम रेंज फ्रॉम प्रिपेयरिंग फूड फॉर 50 गेस्ट वाइल अदर कैटर टू द 100 गेस्ट, यानी जो हम करते काम 1000 गेस्ट, 50 गेस्ट, 100 गेस्ट, कुछ भी होगा, बैंकेट शीट एंड अ फंक्शन। Prosperity is prepared well in advance, detailing such each requirement of guest as is necessary. देखिए मैं आपको आज ना एक बात बताता हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा।
आप अगर एक बढ़िया केटरर बनना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पापा का पहले से ही केटरिंग का बिजनेस है और मैं इसको ही संभाल लूँगा विदाउट एनी नॉलेज, तो आप हमेशा 1 लाख 2 लाख 3 लाख मैक्सिमम आप 10 लाख या 50 लाख तक कमा लेंगे ईजिली। लेकिन अगर आपको बढ़िया हाई क्वालिटी में चाहिए, अगर आप देखेंगे तो केटरर की जो फील्ड है बहुत ज़्यादा बड़ी है। बड़े बड़े होटल्स, ताज होटल, इनमें अंबानी होटल, अंबानी वगैरह की जो फैमिली है, इन सब के लिए जो होता है ना, जो मोस्ट रिचेस्ट पर्सन होते हैं वर्ल्ड के, इंडिया के, कॉन्टिनेंट के, जो भी होते हैं, उन सब के लिए जो केटरर होते हैं ना, वो एक ही फिक्स्ड होता है कि हाँ ये केटरर है। और उस केटरर का पता है क्या होता है, उसके ना एक क्वालिटीज़ होती है, उसको सारा इंग्लिश में बोलना आता है, उसकी लैंग्वेज में बोलना आता है, उसको हर एक डिश का नाम पता होता है, हर एक वेटर का नाम पता होता है, पर डिश का रेट पता होता है, पर पर्सन का रेट पता होता है। मैं कहना चाह रहा हूँ उसको पूरा डिटेल का पता होता है। और वो डिटेल से करके, पहले मान लीजिए उसको 50 लाख रुपए मिले, तो उसमें से वो आराम से, उसको ये भी पता है हाउ टू 10 लाख निकालने हैं, हाउ टू 40 निकालने हैं, हाउ टू, मतलब उसको सब कुछ पता होता है, उसको कैसे क्या करना होता है। तो ये होता है फूड प्रोडक्शन पढ़ने का फ़ायदा। ये मैंने पढ़ा है, मेरे प्रिंसिपल सर ने बताया है, मैंने मतलब पूछा है, मैंने हर किसी से पूछा है कि ये जो फूड प्रोडक्शन फील्ड है कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अगर फूड ख़त्म हो गया तो हम नहीं जिंदा रह पाएंगे। बैंकेट लार्ज हॉल होता है, ये तो बैंकेट हो गया ना ख़त्म, ये तो फिर दोबारा क्यों लग गया, पता नहीं क्या हो गया। स्टोरेज एरिया, ईच ऑफ द अबव प्री प्रिपरेशन कुकिंग एरिया हैव देयर ओन स्टोरेज इजी एक्सेसिबल किचन के लिए इस जगह पे वो बनाया जाता है। हमारे पास स्टोरेज एरिया में डायरेक्ट स्टोरेज होता है, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर होते हैं, ये बिग कैपेसिटी डोर रेफ्रिजरेटर होते हैं जो स्टोर करते हैं वर्किंग किचन के लिए, ताकि आसानी से एक्सेसिबल हो। इससे बड़े डोर के बनाए जाते हैं। ड्राई स्टोर ना फ्लोर, राइस, पल्सेस, सीलर्स, जैम्स एक्सेट्रा, कप बॉडी, यानी आपसे पूछा जाएगा, ये ना मेरे पेपर में यह वाला क्वेश्चन आया था, जैम्स जो होते हैं कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। तो मेरे दोस्त कह रहे थे, उसमें ना फ्रीजर का भी ऑप्शन आया था। तो मैंने लगाया भाई, मेरे दोस्त भाई, मैं ना देखो यहाँ पे फेंकने नहीं आया हूँ, मैंने अकेले ने ड्राई स्टोर लगाया था यहाँ पे। और बाकी एक हमारी क्लास में मतलब थोड़ा सा बढ़िया लड़का है, उसने क्या लगाया था, उसने लगाया था रेफ्रिजरेटर। तो मैं तो सबसे कट आउट होकर बैठा हुआ था, तो वो उनके पास था, उन्होंने मेरे से पूछा तो मैं बोला ड्राई स्टोर है। और मैंने अकेले ड्राई स्टोर था, तो किसी को मेरे ऊपर भरोसा नहीं हुआ था। लेकिन उसने रेफ्रिजरेटर लगाया था, तो सबने उससे पूछा, उससे रेफ्रिजरेटर भाई क्या होता है ना, मेरे से पूछते हैं और एक उससे पूछते हैं, तो पूछ के ऐसे होता है। तो उसने रेफ्रिजरेटर लगा था, तो सबने रेफ्रिजरेटर लगा। फिर मेरा एक बहुत ही दिमागदार दोस्त बोलता है कि भाई देख, बात यह है कि रेफ्रिजरेटर में हम जब घर पे लाते हैं ना तो घर में रखते हैं। फिर मैंने उसको समझाया, भाई सुन यार दिमागदार आदमी, पेपर के बाद, या मैं समझा तो पेपर के अंदर ही रहा था उसको लेकिन उसको पता नहीं क्या हुआ, उसको मती मारी गई। मैं बोला भाई, जब हम दुकान पे जाते हैं तो हमको वो जैम कहाँ से देता है ड्राई जगह से देता है। तो भाई ये सब चीज़ें ड्राई रखने की होती हैं। फिर उसने पल्सेस का भी क्वेश्चन पूछा, पल्सेस का क्या होता है। मैं बोला भाई पल्सेस हम लेके आते हैं दुकान से, इनको बनी हुई की बात कर। मैं बोला भाई यहाँ पे बनी हुई की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उसकी हो रही है। तो पता नहीं यार कैसे, इसमें ना यानी प्रैक्टिकल चीज़ें हमको याद रखनी होती है। ये जो एरिया होता है शुड बी फ्री फ्रॉम द ऑर्डर्स एंड द पेस्ट, रूम टेम्परेचर के हिसाब से। वॉक इन अ लार्ज रेफ्रिजरेटेड रूम वेयर वन कैन वॉक इनसाइड एंड स्टोर इंग्रेडिएंट एज अ रैक क्रेट्स। जो रैक होते हैं ना बड़े बड़े, टेम्परेचर अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए सुटेबल स्टोर फूड्स को, वेजिटेबल को, मिल्क को, एग को। सेग्रेशन ऑफ इंग्रेडिएंट इज असेंशियल। डीप फ्रीजर क्या होता है, रूम यूजुअली बिहाइंड वॉक इन। ये पूछा जा सकता है मिल्क, एग, वेजिटेबल वगैरह कहाँ पे, वॉक इन एरिया के अंदर रखे जाते हैं। कमर्शियल रेफ्रिजरेटर, बड़े बड़े ड्राई स्टोर, आपको पता ही चल गया। डीप फ्रीजर क्या होता है, एक रूम यूजुअली बिहाइंड वॉक इन विद अनदर डोर वेयर सब जीरो टेम्परेचर इज मेंटेन। दिस इज यूज्ड टू स्टोर मीट, आइसक्रीम्स। ये क्या होता है, मीट स्टोर, आइसक्रीम्स, अदर फ्रोजन प्रोडक्ट्स को। ईच आइटम शुड बी केप्ट इन द सेपरेशन रैक एंड अटैक। दीज प्रोडक्ट्स शुड बी यूज्ड इन अ फीफो बेसिस ऑन नेवर यूज्ड पोस्ट एक्सपायरी डेट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट याद रखेंगे अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो। पोस्ट वॉश, डिश वॉश एरिया क्या होता है, हर किचन यूटेंसिल, पॉट एंड पैन मस्ट बी क्लीन, हाइजीनिक एट ऑल टाइम, जब भी आप ग्रो कर पाएंगे, वरना नॉर्मल पीछे तो हर लोग कमा रहे हैं। हैंड्स आफ्टर ईच यूजिंग दे आर केप्ट इन द सेपरेट पॉट वॉश एरिया नियर किचन। द किचन स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट, जो स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किचन को, इक्विपमेंट को क्लीन करने में। जब क्लीन हो जाते हैं यूटेंसिल आर कीप्ड इन पोर्ट रैक के अंदर रखे जाते हैं, रीयूज कर लिए जाते हैं, यानी डिश वॉश में धोए जाते हैं, पोर्ट रैक में रखे जाते हैं। सिमिलरली ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एरिया, कहाँ पे, ये वाला एरिया, क्रॉकरी हो गया, ग्लास। सिमिलरली जितने भी होते हैं सर्विंग प्लेटर्स, कटलरी यूज इन रेस्टोरेंट्स आल्सो कीप इन अ डिश वॉश। दीज टू आर क्लीन्ड एंड सैनिटाइज्ड आफ्टर ईच ऑफ यूज। बड़े बड़े होटल्स में होता है, और बड़े बड़े होटल्स में पैसे भी बड़े बड़े होते हैं, यानी उसमें जॉब करते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं उनको भी पैसे बड़े मिलते हैं अगर हम ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं। वॉशिंग मशीन आर यूज टू फॉर अ टास्क। द किचन वेडिंग वर्कर क्लीन और किचन पॉट्स फ्लोर एंड देयर डेली शेड्यूल एंश्योर क्लीननेस एट ऑल टाइम। दे आल्सो एम्प्टी हाउस द गार्बेज बिन्स फॉर द टाइम ऑफ द टाइम। शेफ ऑफिस क्या होता है, इंपॉर्टेंट आएगा मेरे
मेरे मन में तो इसको बहुत क्यूरियोसिटी थी जब मैं इसको पढ़ रहा था। ये वह एरिया होता है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव शेफ डज ऑल हिज एडमिनिस्ट्रेशन टास्क, पेपर वर्क। इट इज़ ऑल्सो यूज टू, यानी जो कहते हैं ना पढ़ लिख के बनाओगे जना, पढ़ना तो इसमें ही पड़ेगा लेकिन एसी आपको इसमें मिलेगी, सब कुछ इसमें मिलेगा। यानी बिजनेस में हर एक चीज़ें आपको पाई जाती है, बस थोड़ा घिसना ज़्यादा पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्लेस ऑर्डर टू परचेज डिपार्टमेंट एंड टू चेक फूड कॉस्ट डेटा। चेफ इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर अ गुड क्वालिटी ऑफ फूड being served by the kitchen. He check the day-to-day operations and plan for any change in the menu, celebrating special food festival, responsible preventions, wastage, pilferage from the kitchen. His office is usually located near a main kitchen. उसका ऑफिस ही भाई मेन किचन के पास होता है। अगर कोई भी है अम्मी बाबू ने खाना खाया कर रहा होता है तो शेफ ऑफिस आके पटाख से हेडशॉट उसके पटाता है और काम करने में लग जाता है। एक सैम्पल किचन लेआउट इज गिवन ब्रो। एक सैम्पल किचन की लेआउट यहाँ पे दिया गया है। गुड्स इन, यानी गुड्स यहाँ से आते हैं जाते हैं। ऑफिस अनफर्निश्ड होता है ये हमारा। वॉक इन फ्रिज, वॉक इन फ्रीजर, ये वॉक इन फ्रिज है, वॉक इन फ्रीजर है। ड्राई स्टोर एरिया है, यहाँ पे पल्सेस वगैरह यहाँ पे रखी जाती हैं हमारे जो भी होता है ये सारा, यानी आए लेके गए। और हमारा क्या होता है प्रिपरेशन एरिया यहाँ पे होता है, यहाँ पे सारा खाना बनाया जाता है। हॉट फूड प्रोडक्शन है, ये वाला एरिया होता है। ये वाला फायर एग्जिट, ये वाला जो फायर एग्जिट का एरिया खाना बनाने का होता है। और ये सारा इन आउट फ्लाइट डिश वॉश यूनिट, ये डिश वॉश की सारी यूनिट है, इसको बड़ा रखना पड़ता है ऑब्वियसली। यस, और यानी सारा एक नॉर्मल है, अगर आप बनाने की सोच रहे हो तो बना सकते हैं। हर होटल का बेस्ट पॉसिबल लेआउट एज पर द रिक्वायरमेंट होता है। दिस में सम और द ऑल सेक्शन किचन, मैनी होटल डू नॉट हैव अ सेपरेट कमिश्नरी। कुछ होटल्स की नहीं होते बाय ड्यू टू सम प्रॉपर्टी इश्यूज, दे मे इवन हैव अ मोर। फॉर द एग्जांपल, अ बेकरी कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू बेकिंग एरिया एंड अ पेस्ट्री और कॉन्फेक्ट्री एरियाज एट अ कोल्डर टेम्परेचर आर नीडेड, यानी अलग अलग हो सकते हैं। नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, क्या चाहिए किचन के अंदर? नॉलेज इज इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो एक्सपीरियंस एजुकेशन के तौर पर आती है। स्किल इज द एक्सपर्टीज इन डूइंग और टास्क प्रैक्टिकली। स्किल वो चीज होती है जो आप प्रैक्टिकली टास्क करते हैं। अगर आपके पास फूड प्रोडक्शन है तो आपको प्रैक्टिकली भेजा जाएगा बेकरी शॉप्स पे, हमको तो भेजा गया था और हम अच्छी अच्छी चीजें सीख कर भी आए थे। एटीट्यूड इज अ माइंड सेट और थिंकिंग टुवर्ड अ पर्टिकुलर टास्क, यानी ये पूछा जा सकता है नॉलेज क्या होती है? इन्फॉर्मेटिव एक्वायर्ड होती है जो एक्सपीरियंस और हमारी एजुकेशन के द्वारा होती है। स्किल प्रैक्टिकल वर्क के द्वारा मिलती है। एटीट्यूड जो होता है थिंक टुवर्ड अ पर्टिकुलर टास्क, हम किस तरह से उसे सोचते हैं। अगर हम सोच रहे हैं अरे यार हम इसको क्या करेंगे करके, तो भाई फिर तो सिस्टम हैंग हो जाएगा, फिर तो बात ही अलग आ जा रही है, तुम्हारी गलत कर रहा हूँ। तो एटीट्यूड हमें अच्छा रखना पड़ेगा। नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू द बुक्स एंड एक्सपीरियंसेस, जैसे अभी मैं आपको दे रहा हूँ। एक शेफ मस्ट नोन हिज इंग्रेडिएंट एंड देयर टास्क, टेस्ट, वैरायटी अवेलेबल, सीजन इन विच दे आर अवेलेबल, चेंजेस दैट दे टुक, यानी उसे भाई सीजन पता होना चाहिए, कब आ रहा है, उनका टेस्ट कैसा होगा, इसमें खट्टा होता है, मीठा होता है, चरचरा होता है, कैसा होता है, यानी शेफ को ये पता होना चाहिए, जब तो वो खाना बना पाएगा ना भाई। और वो कैसे आएगा? वो या तो प्रैक्टिकल चीज़ों से आएगा, बुक से पढ़ के आएगा, एक्सपीरियंस से आएगा। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं दिस इज सोर, दिस इज बिटर, ये सब पढ़ते हैं ना हम। हीट एंड कोल्ड, कुकिंग इज एसिडिक, अल्कलाइन मीडियम, यानी केमिस्ट्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस। फिर है केमिस्ट्री। Unless a chef knows of ingredients well, he cannot make the best use of them. यानी जब तक उसे नहीं पता होगा इंग्रेडिएंट कौन कौन सा है तो वो बेस्ट यूज ही नहीं बना पाएगा। द शेफ शुड ऑल्सो नो अबाउट इक्विपमेंट यूज्ड इन द किचन। दीज इक्विपमेंट आर इन असेंशियल पार्ट ऑफ अ कमर्शियल किचन। दे स्पीड अप द वर्क, मेक इट इजी, ऑल्सो मेंटेनिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी। शेफ मस्ट ऑल्सो हैव द नॉलेज, प्राइस, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, डिजीज। होटल इज आउटडोर बिजनेस वाइल सर्वाइव ऑन अ प्रॉफिट। होटल इज आफ्टर ऑल द बिजनेस, ये होटल एक आफ्टर ऑल एक बिजनेस होता है जो कि सर्वाइव करता है। इतनी देर से जो आराम कर रहा, फाइनली इन्होंने लिख दिए एक मेजर चंक ऑफ अ कॉस्ट इज अ फूड कॉस्ट। एक मेजर चंक जो होते हैं ना कॉस्ट की, वो फूड कॉस्ट की आती है आपकी। मॉडर्न टाइम इज अ शेफ, सेल एग्जीक्यूटिव। अ शेफ इज अ मॉडर्न टाइम इज अ शेफ, सेल एग्जीक्यूटिव, कॉस्ट कंट्रोलर, एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट। Skill is a practical application of a knowledge gained. Each ingredient carry a unique taste, is cooked in some traditional way. One can also explain the new taste is combination, presentation. So practically making a tasty dish is presenting is a beautiful skill that need to be developed by continuous practice and the repetitions to overcoming shortcoming. Attitude mean a mindset, approach, किस तरह से उसको कर रहे हैं। Behavior जो general conduct manner में होता है, both attitude manner, inner related, imply positive thoughts. It will naturally will be visible on our conduct. A commercial kitchen hub activities, many belonging different regions, educational background, age group, regional work. Also during the regular shift, one is always allowed to toss on a complete assigned task. Responsibility for working in such circumstances, one must attitudinal behavioral traits to work as a successful. यानी वो आप कैसे तरीके से हम देखते हैं। STUVWXYZ, ये क्या है? रूल्स बता रहा हूँ। मेंटेन पर्सनल एंड वर्क प्लेस हाइजीन बनाना पड़ेगा, फॉलो करने पड़ेंगे सेफ्टी रूल्स को, रेगुलेशंस को। ये नहीं है गैस चलाए हमने लाइटर जला दिया लेकिन लाइटर जल नहीं रहा तो गैस को चलने दे रहा है। गैस को बंद करना होता है, लाइटर की जगह कोई माचिस यूज करनी है तो कुछ और यूज करना है। सेफ्टी रेगुलेशन को करना होता है, बनाई थी
बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। फॉलो सेफ्टी रूल्स करने पड़ते हैं, फॉलोइंग करना पड़ता है स्टैंडर्ड कोऑपरेशन को, प्रोसीजर्स को, बीइंग रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है, ईमानदार बनना पड़ता है, कमिटेड होना पड़ता है उस वर्क के लिए, कंप्लीट करना होता है टास्क को जो आपको दिया गया होता है, गुड टीम प्लेयर होना चाहिए, बीइंग रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो शेयर करे हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कीन एटीट्यूड होना चाहिए नई चीज़ों को सीखने का, ये होना चाहिए हर एक चीज़ के अंदर। ये मत सोचो ये छोटा ये बड़ा, ये होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ एंड बीइंग एबल टू स्टैंड फॉर द लॉन्ग आवर्स, पेशेंसली अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें खड़े होने का जज्बा चाहिए। ये ना कि आपको इस वर्ल्ड के अंदर काम करेगा, यानी आप हर एक बिजनेस में अंदर टॉप क्लास बिजनेसमैन बन सकते हैं। रिस्पेक्ट करेगा वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पेक्ट करो, ये मत सोचो ये छोटा है। डबल ए क्या होता है, विलिंग टू इनहेंस वन स्किल एंड नॉलेज, हमको होना चाहिए इनहेंस करने की एक स्किल को, नॉलेज को, ये नहीं हमने जो सीख लिया उसी को रखते हैं, उसके अंदर कुछ एक टेस्ट एक फ्लेवर ऐड करने की कोशिश कर लो। पेशेंस रहना पड़ेगा आपको, बियर करना पड़ेगा वर्क प्रेशर को, बिजी टाइम्स के अंदर आपको सोचना पड़ेगा कैसे करूँ, ये कोई और नहीं करने का, आपको ही करना पड़ेगा। सपोर्ट करना पड़ेगा टीम मेंबर्स को, एनकरेज करना पड़ेगा सारे के सारे काम अच्छे से करें। पैशन होना चाहिए आपका कुकिंग के लिए, अगर आप इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, वो कहावत किसी ने गलत नहीं की है। अगर आपको एक दिन राजा बनना है तो सबसे पहले आपको एक रंक बनना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक रंक बनना पड़ेगा अगर आपको एक राजा बनना है तो। यानी अगर आप शेफ नहीं है तो यू कैन नॉट बी अ गुड बिजनेस ओनर इन द फील्ड ऑफ रेस्टोरेंट्स। कुकिंग इज अ continuous lifelong learning. There is no end to learning how to prepare a new dishes, various ways of cooking one dish is the art of a presentation, etc. Organization structure in the kitchen क्या होता है, structure hierarchy, kitchen known as a kitchen organization। जो structural hierarchy होती है किचन के अंदर उसी को हम kitchen organization बोलते हैं। hierarchy refers to the flow of authority from top to the bottom in an organization। अब बायोलॉजी वाले स्टूडेंट खड़े हो जाओ, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही पढ़ना पड़ा था हमें क्लास 11th में। hierarchy रेफर करते हैं फ्लो ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। with respect to the kitchen it refer to the flow of the authority commencing from the executive chef to the goes to the bottom in the kitchen helpers। यानी एग्जीक्यूटिव शेफ से लेके एक बॉटम हेल्पर जो होते हैं, किचन हेल्पर जो होते हैं, उन तक एक हायरार्की होती है, किचन ऑर्गेनाइजेशन उसे बोलते हैं। स्ट्रक्चरल हायरार्की किचन की फील्ड में किचन ऑर्गेनाइजेशन बोली जाती है। नंबर ऑफ पोजीशंस ऑल्सो द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हर पोजीशन के ऊपर डिफर करते हैं होटल डिपेंडिंग फॉलोइंग फैक्टर्स में, कि वो जो वैरायटी है डिशेस की ऑफर करी जा रही है मेन्यू के अंदर, कितने पीपल है एक्सपेक्टेड कर रहे हैं डाइनिंग रेस्टोरेंट के अंदर, कन्वीनियंस फूड कौन सी है, रेडीमेड बर्गर कितने हैं, पेटीज विच नीडेड टू ओनली बी डीप फ्राइड नॉट प्रिपेयर्ड, इक्विपमेंट अवेलेबल कौन कौन सा, लेवल ऑफ ऑटोमेशन एग्जांपल देयर इज अ मशीन सच एज अ कमर्शियल फूड प्रोसेसर फॉर कटिंग एंड चॉपिंग, अ लेस नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू डू सो द जॉब, नीड ऑफ अ स्किल इन्वॉल्वड एट अ वेरियस लेवल, स्पेशलाइजेशन जॉब एज अ कुक ट्रेंड टू अ वर्क ऑन अ तंदूर। यानी हर चीज में आपको अगर किचन ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें हर एक चीज होगी। अगर आपके में सारी कुछ चीज पानी है, यानी तंदूर वाला अलग चाहिए, उसका वाला अलग चाहिए, उसका वाला अलग चाहिए, आपको पनीर टिक्का वाला अलग चाहिए, यानी हर एक के अंदर किचन ऑर्गेनाइजेशन में यानी हर की दी जाएगी। तू एग्जीक्यूटिव शेफ है और भाई तू किचन हेल्पर है, तू बॉडीगार्ड है, तू ये है, तू ये है, तू ये है, तू शेफ है, तू वेटर है, यानी हर चीज को किचन ऑर्गेनाइजेशन। किचन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब सेक्शंस एंड ईच सेक्शन कंट्रीब्यूट इन अ प्रिपरेशन। किचन जो डिवाइडेड है सब सेक्शन के अंदर, हर एक सेक्शन कंट्रीब्यूट करता है खाने को बनाने के अंदर। जैसा कि मैंने बताया था वेटर ये सब होता है। हायरार्की किचन के अंदर क्या होते हैं, हायरार्किकल पोजीशन बताऊंगा होटल किचन्स की जो मोर पॉपुलर होती है, नोन बाय द फ्रेंच नेम्स। टिपिकल किचन हायरार्की एज फॉलोइंग इन एग्जीक्यूटिव शेफ को हम बोलते हैं, पूछा जाएगा भाई यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, मैं ना भाई वही चीज बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, स्टार इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव शेफ जिसको हम बोलते हैं शेफ डी क्यूजीन और सीडीसी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म सीडीसी? तो एग्जीक्यूटिव शेफ बोलते हैं हम सीडीसी को, अंडर शेफ बोलते हैं सो शेफ को, सेक्शन शेफ बोलते हैं शेफ डी पार्टी और द सीडीपी को, सेक्शन अंडर शेफ बोलते हैं हम डेमी शेफ है, डी पार्टीसी और डीसीडीपी। कोई बस का नाम नहीं है डीसीडीपी, हमारे सेक्शन अंडर शेफ का नाम है, यानी याद रखेंगे। हायरार्की के अंदर बात करें सबसे पहले एग्जीक्यूटिव शेफ आता है, उसके बाद अंडर शेफ आता है, उसके बाद सेक्शन शेफ आता है, उसके बाद सेक्शन अंडर शेफ आता है। यू हैव टू प्रिपेयर। उसके बाद हमारे कॉमिस 1 आता है, कॉमिस 2 आता है, कॉमिस 3 आता है, ट्रेनीज आती है, अपॉर्चुनिटीज आती है। एग्जीक्यूटिव शेफ इज द हेड ऑफ द किचन डिपार्टमेंट, द सोर्स शेफ और द अंडर शेफ हु असिस्ट हिम इन वर्क। यानी इसका जो भाई एग्जीक्यूटिव शेफ का जो पार्टनर होता है, यानी इसका जो हेल्पर होता है, उसको हम अंडर शेफ बोलते हैं, यानी शेफ के अंदर ही है ये हमारा, यानी इसके साथ साथ काम करना पड़ रहा है इसको। हिज वर्क एंड लुक आफ्टर ऑपरेशन डायरेक्टली। किचन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शन एज दिस सेक्शन हैज कॉल्ड सीडीपी। द नंबर ऑफ सीडीपी इन ईच होटल वेरी डिपेंडिंग। सीडीपी क्या होता है, मैंने बताया था ना, सीडीपी होता है सेक्शन शेफ्स। ये क्या होता है, हर एक को इनमें बांट दिया जाता है अलग अलग सेक्शंस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वेरियस शेफ वेरियस सीडीपी कैन बी लर्डर शेफ, शेफ डी गार्डन मैनेजर, बेकरी शेफ हो सकता है, मेन किचन का शेफ होता है हमारा जो सीडीपी किचन इंडियन का हो सकता है। सीडीपी का फिर याद करा रहा हूँ, सीडीपी क्या है, सेक्शन शेफ है, सेक्शन शेफ है, यानी एक पर्टिकुलर सेक्शन दे दिया भाई, ये सेक्शन तेरा है, ये सेक्शन तेरा है, ये सेक्शन तेरा है। आगे भाई क्लास 11th की याद, सेक्शन यानी सेक्शन दे दिया जाता है। ट्रेनी अप्रेंटिस हु आर स्टिल लर्निंग
स्किल्स टू टेक अप करियर इन अ फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्किल्स चाहिए होती है भाई फूड प्रोडक्शन के अंदर। एग्जीक्यूटिव शेफ इज हेड टू द किचन डिपार्टमेंट, शेफ अंडर शेफ हु असिस्ट करता है उसे वर्क के अंदर, लुक आफ्टर एवरीथिंग, ये तो वापिस आ चुका है। ड्यूटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एग्जीक्यूटिव शेफ की, मैनेजर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हर, ये भाई 5 नंबर के अंदर लिखवा लो, मेरी ना मूंछ कटवा लूंगा मैं, लिखवा लो भाई, ये वाला 100% आएगा आपके पेपर के अंदर, जो होता है एस्पेक्ट फूड प्रोडक्शन इंक्लूडिंग एंड ओवरऑल इन अ चार्ज ऑफ अ डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ अ फूड प्रिपेयर्ड इन द किचन। क्या होता है, ओवरऑल चार्ज डिपार्टमेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल है कैसा फूड किचन के अंदर, रिस्पॉन्सिबल है डेवलपिंग मेन्यूज को, न्यू रेस्टोरेंट ऑपरेटिंग ओल्ड मेन्यूज को, रिस्पॉन्सिबल होता है कीप ट्रैक करने के अंदर कि फूड कॉस्ट कैसे कंट्रोल कैसे करेंगे, उनको प्रॉफिट कैसे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, पागल कैसे बना सकते हैं, विदाउट कंपनसेटिंग द स्टैंडर्ड क्वालिटी, और स्टैंडर्ड क्वालिटी को कंपनसेट नहीं करना पड़े, इतना अच्छा खाना बना दे, इंश्योर कर सके प्रॉपर टाइमली अवेलेबल हो सके, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड लेसन विद द परचेसिंग डिपार्टमेंट हो सके, भाई प्ले करे सिग्निफिकेंट रोल को, सिलेक्शन न्यू स्टाफ ट्रेनिंग कर सके, होटल स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को इंश्योर कर सके, हाइजीन सेफ्टी प्रैक्टिसेस को, मीट वगैरह को संभाल सके, एम्प्लॉय को किचन में संभाल सके, कोऑर्डिनेशन और हर एक डिपार्टमेंट के साथ कर सके। भाई ये वाला ना हर एक को साथ, जो हमारे सीडीपी थे, जो हमारे सेक्शन सेफ थे, उन सबको संभालने का काम यही कर रहा हूँ। और 5 नंबर का क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि दिस इज वेरी मुश्किल। कोऑर्डिनेशन विद ऑल डिपार्टमेंट ऑफ होटल एंश्योर द वर्क फ्लो एंड गेस्ट। भाई मैं मजाक नहीं करना चाह रहा, मैंने इसको बिन पढ़े देख के गया था, मतलब पढ़ा नहीं मैंने इस चैप्टर को उस टाइम पे, और मैंने इसमें से 4 नंबर या 3 नंबर लेके आया था बिन पढ़े। भाई देख लो अपनी मर्जी से लिख के आ गया था कुछ भी। इन्वॉल्व इन टेकिंग ऑल, पर देख लेना अगर सीडीपी पूछ रहे हैं तो तुम्हें सिस्टम हैंग हो जाएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर तुमसे भाई अगर तुमसे यहाँ पे पेपर में पूछ लिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीडीपी और उसमें तुम लिख के आगे, तो तुम्हारे भाई सिस्टम हैंग हो जाएंगे, तुमको याद रखना पड़ेगा। सेक्शन शेफ बोलते हैं इन्हें। सो स्टेप होते क्या है, एक टीम लीडर होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड से मैनेजिंग करता है इंटायर को, ये भी हमारे पुराना एक पॉइंट था। अब अंडर शेफ क्या होता है, डायरेक्टली चार्ज प्रोडक्शन ऑपरेशंस एंड, देखो ये हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है और इसमें हम ज़्यादा नहीं लिख पाते, हम सोचेंगे क्या लिखना है। Direct in a charge of production operation and work as a second in a command to a executive chef whose job is more and administrative in a nature। Responsible होता है स्टैंडर्ड रेसिपीज के लिए, प्रेजेंटेशन में, प्रोसीजर किचन में, ट्रेन स्टाफ, इंप्रूव्ड वर्क प्रोसीजर्स, क्वालिटी फूड प्रोडक्शन, इकोनॉमिकल यूजेज फूड मटेरियल एंड अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, अकाउंट फॉर द यूजेज कंजप्शन हो गया, स्पॉइलेज हो गया, कंट्रोल ऑफ फूड स्टफ हो गया, लुक आफ्टर द फंक्शन एज अ एग्जीक्यूटिव ड्यूरिंग हिज इन एब्सेंस। यानी एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं हो तो उसके बाद यही काम करेगा। ये मैंने बता दिया सेक्शन सेफ पर्टिकुलर के, फिर भी आप इनको पढ़ सकते हो, मैंने हेल्प। और ये जो हमारा सेक्शन अंडर सेफ होता है, ये सीडीपी को, ये मैंने नहीं बताया, बता देता हूँ। ये हमारे जो सेक्शन सेफ्स होते हैं उनको हेल्प करता है। सीडीपी का दूसरा नाम सेक्शन सेफ, फिर बता रहा हूँ, पूछा जाएगा 1 मार्क्स में। डेली ऑपरेशन टेकिंग ऑल ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीडीपी ट्रेनिंग कॉमिज इन डे प्रिपरेशन, डेली एलोकेशन ऑफ द ट्रेनिंग। असिस्टेंट कुक, यूजली देयर आर 3 लेवल ऑफ टर्म्स, कॉमिक्स कॉमिक या असिस्टेंट कुक्स कौन से होते हैं, ये डिप्यूटेड होते हैं डिपार्टमेंट एंड डील विद द कैरिंग इंग्रेडिएंट फ्रॉम द स्टोर, प्रिपरेशन, कटिंग, चॉपिंग एक्सेट्रा, स्टोरिंग रॉ मटेरियल प्रॉपर्ली, हेल्पिंग सेक्शन शेफ प्रिपरेटिंग एंड द डिशेज। भाई देखो कि ना वो ट्रेनिंग्स क्या होता है, ये यूजुअली इधर न्यू स्टाफ होता है जो काम को सीख रहा होता है, जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि काम सीखना पड़ेगा ताकि टेस्ट को बना पाए, जैसे मैकडी डोमिनोज ये अपने टेस्ट को बनाते हैं, तो उनको सिखाने के लिए नया शेफ होता है। एक तो माउस खराब हो जाता है यार स्टूडेंट, वाइल दस द किचन बीजीज ब्रिज वर्क टुगेदर टू एंश्योर अ स्मूथ फ्लो एंड ऑपरेशन मेंटेन कंसिस्टेंट एंड हाइजेनिक प्रोडक्ट। अब भाई साहब मैं लास्ट में इतना तेज हो गया था क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है और मज़ेदार चैप्टर, मेरे को मोटिवेशन आ रहा था इसको पढ़ाने के अंदर। तो समरी आ चुके भाई, समरी को पढ़ लेना, समरी इंपॉर्टेंट नहीं है। और आज हमारा ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है, बहुत ही कम समय के अंदर 41 मिनट हो चुके हैं। और भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। अगर आप लोग बिजनेस चलाना चाहते हैं तो भाई साहब बिजनेस चलाओ, और क्या करना चाहते हो जो भी करना है वो करो, किसी का सर मत फोड़ियो भाई। और फिर बता देता हूँ ये चैनल को क्यों फॉलो करें। फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, फूड प्रोडक्शन, स्किल सब्जेक्ट है, जो आप सब्जेक्ट चाहते हैं मैं पढ़ा सकूँ वो वाला सब्जेक्ट बता दीजिए। और मैं टेलीग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम को, जो भी आपको ज्वाइन करना है उसको ज्वाइन कर लीजिए, मुझे मैसेज कीजिए भाई होगा, जैसे कि आज फर्स्ट वाले मैंने बता दिया है। और मैं फिर बता देता हूँ भाई साहब, ये वाली जो वीडियो है मैं जो पढ़ा रहा हूँ पूरा हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, आपको मैंने दिखा भी दिया हुआ स्टार्टिंग में थोड़ा सा, मैं पूरा हिंदी में पढ़ाऊंगा, तो आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपके लिए पूरा हिंदी में रेडी कर दिया है। और वैसे अगर आपको प्योर हिंदी में चाहिए बिल्कुल पढ़ती पठत पढ़ंती जो भी है, मतलब ये तो संस्कृत का हुआ शायद, तो आप मुझे बता सकते हैं, PDF से पढ़ा दूंगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तो चलिए गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत करता हूँ BM क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 यूनिफॉर्म सेफ्टी एंड हाइजीन इन अ किचन फूड प्रोडक्शन। दोस्तों ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके बाद हमारा कौन कौन सा चैप्टर आ जाएगा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ताकि हमको करने में कोई दिक्कत ना रहे। इसके बाद हमारा चैप्टर है किचन इक्विपमेंट, जो कि बहुत आसान चैप्टर है और मज़ा भी आएगा इसके अंदर आपको। इसके बाद हमारा आ जाएगा नेक्स्ट, हमारा आई थिंक ख़त्म, नहीं, किचन कमोडिटीज़, उसके बाद भी देख लेते हैं कोई सा है तो हमारा किचन कमोडिटीज़ के बाद बहुत इजी चैप्टर आएंगे, इसके बाद जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर हमारा आने वाला है, बहुत लंबा चैप्टर है तो
किचन कमोडिटीज़ के बाद यूनिट नंबर, इसको जूम आउट करते हैं और अब निकालते हैं, आई थिंक दिस वन, माय गॉड, किचन कमोडिटीज़ बड़ा चैप्टर है। उसके बाद आएगा स्टोरेज और ऑफ कमोडिटीज़, उसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट वन होगा हमारा टेक्नोलॉजी फॉर टेक्निक्स फॉर प्री प्रिपरेशन, एंड देन हमारा आ जाएगा मेथड ऑफ कुकिंग, उसके बाद हमारा आ जाएगा सलाद, एंड देन हमारा आ जाएगा चेक कर रहा हूँ अभी, आप चिंता ना कीजिए। सलाद के बाद हमारा लास्ट वन एग कुकरी और ख़त्म। यानी इतने ही चैप्टर बचे हुए हैं और छोटे छोटे चैप्टर, बस थर्ड वाला और जो फोर्थ चैप्टर होने वाले हमारी यूनिट, वो थोड़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, उसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम उसको भी जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे। और फिलहाल रही बात, उनके लिए एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा जो लोग सोच रहे हैं कि हमारे लिए हिंदी में नहीं है, हिंदी में ही है। मैं आपको हिंदी में ही बताऊँगा, जिस प्रकार आपसे बात कर रहा हूँ आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो हिंदी वाले इसे बेझिझक होकर पढ़ सकते हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आज के हम अपने चैप्टर को यूनिफॉर्म सेफ्टी एंड हाइजीन इन अ किचन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी पागलपंती के। और चलिए शुरू करते हैं हमारे यूनिफॉर्म सेफ्टी एंड हाइजीन। इस चैप्टर के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा डिस्क्राइब करना यूनिफॉर्म को, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग को, वॉर्म बाय द शेफ एंड इट्स इंपॉर्टेंट। यानी कि हम यूनिफॉर्म को देखेंगे और क्या प्रोटेक्टिव क्लोथिंग करी जाती है ताकि शेफ को नुकसान ना पहुंचे, क्या शेफ पहनता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, सब कुछ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एनुमरेट करेंगे जनरल सेफ्टी रूल्स को जो किचन के अंदर किए जाते हैं, एक्सप्लेन करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन इन अ किचन, लिस्ट करेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, आइडेंटिफाई करेंगे गुड प्रैक्टिसेस को, क्या करना चाहिए वर्क प्लेस हाइजीन में, और सेफ फूड हैबिट्स क्या होती है। तो आपको चैप्टर का नेम ऑब्जेक्टिव समझ के पता चल गया होगा, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर होने वाला, जल्दी खत्म कर देंगे। 2x पे आप इसको देख सकते हैं। यूनिफॉर्म प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, एक शेफ जॉब इंक्लूड करती है गैस बर्नर्स, वेरियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कटिंग विद द इक्विपमेंट्स, हैविंग अ शार्प ब्लेड सच एज अ बोन शो और अ ग्रेविटी स्लाइसर। क्या होता है, एक शेफ की जो काम होता है उसमें उसको डेली काम करना पड़ता है गैस बर्नर्स के साथ, जिसको हम गैस बोलते हैं। हमारा वेरियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, कटिंग इक्विपमेंट को, शार्प ब्लेड होती है जो हमारी हाथ को काट सकते हैं, बोन्स हो, ग्रेविटी स्लाइसर हो गया हमारा, ये हमारा गर्म तेल को यूज़ करते हैं, गर्म पानी को यूज़ करते हैं, एंट्री डीप फ्रीजर्स, डीप फ्रीजर के अंदर ले जाते हैं, कीप टेक सम इंग्रेडिएंट, सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कुक हाइजीनिकली, और उसी टाइम पे इन्हें हाइजीनिकली मतलब काम करने की ज़रूरत पड़ती है, साफ़ हाथ रखने पड़ते हैं, कोई हेयर नहीं पड़ना चाहिए, कोई ड्रिपिंग पसीना मतलब पसीना नहीं पड़ना चाहिए गर्मी की, जैसे साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए ताकि गंदा ना हो, वाइपिंग चाहिए एक साथ करते करते, जैसे कुछ भी काटेंगे उनमें से वाटर निकलेगा तो उसको साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म प्रोटेक्ट सेफ फ्रॉम द वर्क हज़ार्ड एंड ऑल्सो प्रिवेंट कंटेमिनेशन फूड को प्रिवेंट करना। ये कुछ रीज़न होते हैं अनयूनिफॉर्म एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग नेसेसरी फॉर द वर्किंग इन अ किचन। शेफ़ की यूनिफॉर्म की बात करेंगे, 1 नंबर या 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। शेफ़ यूनिफॉर्म जो है वाइट कॉटन मटेरियल से बनी होती है। बहुत सारे रेस्टोरेंट के अंदर शेफ़ यूनिफॉर्म डिज़ाइन करी जाती है थीम कलर और डिज़ाइन के बेसिस पे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस माइनर वेरिएशन अ शेफ़ यूनिफॉर्म कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग। यानी एक शेफ़ कोट होता है, एक डबल ब्रेस्टेड बटन कोट होता है, यानी यहाँ पे डबल ब्रेस्टेड बटन कोट होता है जिस प्रकार दिखाया जाता है, फुल स्लीव्ड का होता है, आर्म्स को कवर कर रहा होता है, स्टमक और चेस्ट को कवर कर रहा होता है, ये बना होता है कॉटन से ताकि प्रिवेंट कर सके फायर कैच इजीली ना हो सके, प्रोटेक्ट कर रहा है शेफ बॉडी को, अब्जॉर्बिंग थर्मल शॉक्स फ्रॉम एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द वॉक इन अ रेफ्रिजरेटर फ्रीक्वेंटली, ताकि थर्मल शॉक से बचा सके। चेस्ट स्टमक और स्लीव्ड कवरिंग आर्म होती है ताकि हमारे पसीने वगैरह से बचा सके, एंड शॉकिंग अब्जॉर्वर्स होते हैं ताकि हमारा इजीली फायर से बचा सके और शॉक से बचा सकें। फिटिंग शुड भी कंफर्टेबल होनी चाहिए ताकि फ्री मूवमेंट हो सके उनके आर्म्स की, बॉडी की, ना तो लूज़ होनी चाहिए ना ही बॉडी फिटेड होनी चाहिए। दूसरा हमारा शेफ़ का ट्राउज़र आता है, कंफर्टेबल ट्राउज़र होना चाहिए जो ट्रेडिशनली स्मॉल चेक पैटर्न होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट का, मेड होता है कॉटन का बना होता है, ये भी कंफर्टेबल होना चाहिए। यानी एक क्या होता है, सबसे पहला होता है शेफ़ का कोट, दूसरा होता है शेफ़ का ट्राउज़र, तीसरा होता है एप्रन तो आपने डोरेमोन सिंचन विंचन के अंदर देखा होगा। एप्रन क्या होता है, एक शेफ़ एप्रन इसलिए पहना जाता है, शेफ़ कोट के ऊपर पहना जाता है ताकि जो उसका बेली एरिया होता है, जो पेट का एरिया होता है, वहाँ पे पहना जाता है। बॉडी विच इज़ लाइकली टू टच वर्क टेबल, जहाँ पे हम वर्क टेबल को टच करते हैं, मान लीजिए हम काम कर रहे हैं किचन में तो हमारा पेट या बेली जो एरिया है वो उसको टच करता है, तो फूड इज आर नियरेस्ट टू इट वाइल वर्किंग ऑन इट, तो फूड नियरेस्ट एरिया में होता है जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, इसलिए ये भी कॉटन का बना होता है, वाइट कलर का होता है। शेफ़ कोट को प्रोटेक्ट करता है स्मॉल स्पिल से और स्टेन से जो धब्बे धब्बे पड़ते हैं ताकि शेफ़ का कोट बचा रहे। ये ईजी टू चेंज होता है, हेल्प करता है किचन को
पर्सनल हैव टिडी अपीयरेंस ऑल द टाइम, यानी किचन को साफ सुथरा रखने में। नेकर शेफ, शेफ स्कार्फ, ये क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट आ रहा है, हमने इसके बारे में नहीं सुना। एक शेफ नेकर शेफ इज अ स्मॉल ट्रायंगुलर शेप्ड कॉटन क्लॉथ विच इज फोल्डेड एंड वोर्न लाइक अ टाई। एक शेफ नेकर शेफ क्या होता है, स्मॉल छोटा सा ट्रायंगुलर शेप का वो होता है, जो कि हमारे वहाँ पे ये एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा शेफ नेकर शेफ, इसको बोलते हैं नेकर शेफ या फिर शेफ स्कार्फ बोल सकते हैं इसे हम। फोल्डेड होता है, टाई की तरह बांधा होता है, जैसे कि टाई होती है ना हमारी। द हैंग ऑन द क्लॉथ इज स्मॉल स्टक्ड बैक इनसाइड द knot, ये बैक इनसाइड द knot करा जाता है। द नेक शेफर ऑब्जर्व ऑल द स्वीट फ्रॉम द नेक, ये ज़्यादा इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप बता सकते हैं कोट होता है, उसका ट्राउज़र होता है, एक नेकर शेफ होता है, शेफ का स्कार्फ होता है, हमारा हमारा ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, एफ्रन बोलते हैं। हमारे सेफ्टी शूज़ होते हैं जो कि स्लिपरी नहीं होते हैं, हार्ड टो के होते हैं, एंटायर फूड कवर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट होता है हार्ड टो का, ताकि वो फूड को प्रोटेक्ट कर सकें हॉट लिक्विड से, ताकि वो फैले ना। शेफ़ की कैप करेंगे, वैरायटी ऑफ शेफ़ कैप पाई जाती हैं, जो बनी होती है कॉटन क्लॉथ के साथ, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट के पेपर से बनी होती है। पेपर कैप डिस्पोजल होती हैं, टाइम कैप्स डिस्पोजल होती है। क्लॉथ कैप शुड बी वॉश्ड, स्टार्च्ड एंड आयरनड, दे आर अवेलेबल इन द डिफरेंट शेप एंड द डिज़ाइन irrespective और टाइप। इट मस्ट बी एंटायर हेयर एंड फिट ऑन द फोरहेड, फोरहेड पे होती है, प्रिवेंट करती है हेयर को फॉल मतलब ना पड़े। मैं आपको ये वाली फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये वाली आपको अगर फ़ोटो दिख रही है तो इस फोटो के अंदर हमने ये शेफ़ कैप पहनी हुई है, ये शेफ़ कैप का काम होता है ताकि हम हेयर को ना करें। हमारे फूड प्रोडक्शन के अंदर ये प्रैक्टिकल काम था, उस प्रैक्टिकल में हमें रेस्टोरेंट अलॉट करवाया गया था। ये हमारे ओनर मतलब वो जो हमारे टीचर्स है वो थे, और हमको प्रैक्टिकल के लिए वहाँ पे भेजा गया था, और हमें ये शेफ़ कैप पढ़ाई गई थी। नेम टैग क्या होता है, बहुत सारे शेफ़ कोट के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड नेम्स होते हैं, लिखे होते हैं होटल पॉलिसी के द्वारा। शेफ़ माइट बी आस्क्ड टू वियर हिज नेम टैग इफ़ नॉट एम्ब्रॉयड, हाउएवर दिस इज़ नॉट कंपलसरी पार्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म, ये कंपलसरी नहीं होता नेम टैग। डिश क्लॉथ क्या होता है, शेफ़ आर ऑलवेज एडवाइज टू कीप 1 और 2 डिश क्लॉथ हैंडी टक्ड इन एप्रन, यानी जो उनका एप्रन होता है उसके अंदर हैंडी टक्ड मतलब कपड़े टंगे होने चाहिए। दिस कैन बी यूज्ड टू क्लीन टेबल्स, होल्ड हॉट पॉट्स, इवन वाइप हैंड, यानी गंदा है तो जल्दी से उसको निकाल के साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें कुछ ऐसा कपड़ा चाहिए जो हमें ढूंढना पड़े। एक डिश क्लॉथ होना चाहिए, यानी एक रफ क्लॉथ आप इसको बोल सकते हैं। क्लॉथ जो होता है शुड नॉट बी लीव लिंट एंड हैंड ऑन अ सरफेस, शुड हैव अब्जॉर्प्शन क्वालिटी का होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए। जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लिए जाएँ, कभी भी किचन में भागना नहीं होता है अगर आपको कोई भी जल्दी हो। प्रिवेंट कॉलिजन्स एंड स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर के ऊपर आपको ये शू करके नहीं भागना होता है। इंश्योर करें ऑल गैस नॉब्स आर स्विच्ड ऑफ, जब भी आप किचन से निकले या किचन में आए तो हमेशा इंश्योर कर लें लाइटर यूज़ करने से पहले कि जो उसके नॉब्स हैं वो स्विच्ड ऑफ हो जब वो काम के नहीं हैं। लीकेज ऑफ अ कुकिंग गैस कैन बी स्मेल्ट एंड दिस शुड बी इमीडिएटली बी चेक्ड। आपने घर में भी देखा होगा, जैसे ही कोई लीकेज होती है तो हमें कुकिंग गैस जो होती है उसकी स्मेल आ जाती है, और स्मेल आना बहुत ही अच्छी बात है। अगर स्मेल नहीं आएगी तो बहुत सारा हानि हो जाती है, इसे स्मेल आए तो जब भी उसे बंद कर देना चाहिए, चाहे आप किसी बड़े होटल में या अपने घर में कहीं पे भी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कीप ऑल द नाइफ्स एंड अदर इक्विपमेंट इन अ सेफ प्लेस, हमेशा नाइफ्स को, चाकू वाकू को एक ऐसी प्लेस पर रखें जहाँ पे आपके हाथ वाथ ज़्यादा नहीं लगते हैं। जब भी आप ड्रॉर से नाइफ निकालें तो इस प्रकार से निकालें ताकि आप कट ना जाए। कभी भी एज ऑफ टेबल पे ना रखें, हिडन कहीं पे छुपाए ना पोर्ट के अंदर ताकि इंजरी ना हो जाए। हमेशा फॉलो करें स्टैंडर्ड ऑपरेशंस को, प्रोसीजर्स को, ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स को। ऑलवेज वेयर करें मेटल ग्लव्स को बिफोर हैंडलिंग बोन शो। अपनी आइज़ को हमेशा खोले रखें, ऑब्जर्वेंट रखें, कभी भी गैस फ्लेम के साथ ना खेलें, ना हमारे चाकू के साथ खेलें। कीप वर्क अंडर अनक्लचर्ड, ऑल्सो इंश्योर योर पिक द इंग्रेडिएंट एंड कीप दैन बैक इन द डेजिग्नेटेड एरियाज और लाइंग हेयर। कीप वर्क अंडर अनकल्टिवेटेड ये नेक्स्ट क्या है, कीप द वर्क एरिया क्लीन ऑल टाइम, हमेशा वर्क एरिया को क्लीन करें। पहले जो है ऑयल की वाटर की इंजरी कर सकती है, फिसल सकते हो। हमेशा प्रोटेक्टिव क्लोथिंग सूटेबल एंटी शूज़ पहनिए। कभी भी गर्म पानी और गर्म तेल को अपने पास नहीं रखिए, उसको हमेशा ठंडा होने दीजिए जब भी उसको ट्रांसपोर्ट कीजिए। जैसे कि प्लास्टिक के बर्तन में अगर आप गर्म तेल पानी को रखोगे तो वो पिघल जाएगा, उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा। हॉट इक्विपमेंट को पहले ठंडा करिए, जब भी उसको साफ़ कीजिए। हाइजीन रेफर करता है कंडीशन प्रैक्टिसेस को जो हेल्प करती हैं हेल्थ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस को बाय एम्प्लॉइंग अ क्लीननेस। हार्मफुल बैक्टीरिया अदर पैथोजेंस कैन स्पॉइल, बायोलॉजी वाले समझ गए ना, कैन स्पॉइल द फूड एंड कंटेमिनेशन इज पास्ड टू ऑल दोज पीपल, यानी हमें हाइजीन मेंटेन करें। सेफ्टी मैनेजमेंट, पर्सनल हाइजीन क्या होता है, इसमें आप पढ़ सकते हैं ब्रश टीथ करें दिन में 2 बार, टेक बात डेली के डेली नहा लें, और नेल्स अपने हमेशा साफ़ रखें। अगर आपके घर में इंग्लिश वॉशरूम नहीं है तो ज़रूर करके अपने नेल्स को साफ़ कर लें। नेल पेंट्स को नहीं फेरें क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। शेव कर लें हमेशा। कीप करें ट्रिम्ड मुस्टैच को, बियर्ड टाइज को, ताकि वो उसके हेयर ना चले जाए ज़्यादा। मिनिमम ज्वेलरी पहनें। क्लॉथ को साफ़ रखें। पॉलिश शूज़ रखें। कवरिंग एनी कट होना, बॉयल हैंड, कोई ट्रांसमिटर स्किन नहीं होनी चाहिए। गुड हैंड वॉशिंग हैबिट होनी, ये सिंपल सारी चीज़ें हैं। कवर कर लें माउथ को काफिंग एंड स्नीजिंग के साथ जब भी आपको आए। कोई च्युइंगम नहीं खानी होती, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं लगाना होता क्योंकि साथ वाले बंदों को भी
हमें देखना होता है। पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट होता है प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्फ डिजीज से और गिव करता है कॉन्फिडेंस को वर्क सोशली करने के लिए। अगर आपका ऐसा सेंट है और उससे सामने वाले को दिक्कत हो रही है तो यू शुड वियर समथिंग कि वो आपको इतना नहीं अफेक्ट करे दूसरों को। शेफ वर्क किचन और वर्क प्लेस हाइजीन देखेंगे, वर्क टेबल को, इक्विपमेंट को, फ्लोर एरिया को सबको साफ रखें, गार्बेज फेंकते रहें, डेजिग्नेटेड बीइंग कवर्ड होनी चाहिए, जो भी हमारे सब कुछ बीन्स वगैरह होते हैं जो कबाड़दानी होती है, क्लीन करें स्पाइलेज इमीडिएटली, कीपिंग यूज्ड वेसल पोर्ट इन अ पोस्ट वॉच एरिया, वॉश पेरिसेबल। यानी देखिए इसमें सभी ये हैं जैसे वीकली मंथली क्लीनिंग करें, डक्ट की, चिमनी की, अदर हाई क्लीनिंग डिपेंडिंग रिक्वायरमेंट की। खासकर अगर आपका बिजनेस है तो ज़रूर करके याद करें, अपने एक्सेल के अंदर शीट बना ली, यही करना है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमने खुद अपनी चिमनी की सर्विस हम 1-2 महीने में करवा लेते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। किचन पॉट्स को फ्री रखें, कवर्ड कर ले क्लीनेस्ट ड्राइनेज सिस्टम के साथ, प्रोविजन क्लीन सुटेबल स्टेशनरी कन्वीनियंसेस नियर किचन फॉर द एम्प्लॉय यूज़, हैंड वॉशिंग एरिया को ईच एवरी किचन का वार्म वाटर के साथ, सोप के साथ, पेपर टॉवल्स के साथ। बहुत सारे किचन क्या होते हैं हैंड वॉश एरिया वेयर टैप इज ओपनड यूजिंग अ फूड पेडल्स इंस्टेड ऑफ अ हैंड, ऐसे ऐसे कर ले जहाँ पे हम कभी भी जो आपने बहुत सारे देखे होंगे जिस प्रकार का ये है, यहाँ पे ना हमें जब भी पानी चाहिए होगा हम फूड पैडल्स यानी इसके ऊपर हाथ पैर रखेंगे, ऊपर से पानी आएगा, यानी इस पर हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये वाला पॉइंट याद रख सकते हैं अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप अपने में यही लगवाइएगा, और मैं तो चाह रहा हूँ कि आप अपने घर में भी ये लगवा लें ताकि अगर आप वॉशरूम से कहीं से भी आए तो हाइजीन मेंटेन हो सके और इसको आप यूज़ कर सकें। सेफ फूड हैंडलिंग क्या बोलेंगे, वॉश हैंड कर लें इंक्लूडिंग रिस्ट को, अप्लाई कर ले सॉप को, उसको अच्छे से पाम को रब करें, फिंगर के बीच में रब करें एंड हैंड रिस्ट, वॉश विद द क्लीन प्रेफरेबली वार्म वाटर थ्रूली रिमूव ऑल सूप, वाइप ड्राई क्लीन टॉवल्स। वाइल कोल्ड किचन के अंदर प्रिपेयर करते समय सलाद को, कैनप्स को, वन शुड वियर डिस्पोजल ग्लव्स, शुड चेंज दैम फ्रिक्वेंटली। रो फूड हैंडलिंग की बात की इंपॉर्टेंट है इंश्योर करना रो ड्राई राइस फ्लोर शुगर पल्सेस भी kept in एयर टाइट कंटेनर्स, क्लीन पेस्ट फ्री एनवायरनमेंट के अंदर ये भी यूज़ होनी चाहिए, रिप्लेस कर देनी चाहिए सेम कंटेनर्स के अंदर। रो वेजिटेबल फ्रूट हर्ब्स मस्ट बी वॉश्ड इन क्लीन वाटर, हमेशा साफ़ पानी के अंदर इनको धोएं, ड्रेन सूखे हों। रेफ्रिजरेटर के अंदर इनको स्टोर करें अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस। क्लीन चॉपिंग बोर्ड जो हमारा नाइफ होगा, पील टू कट दैम एंड जितने भी मीट है सी फूड है उन्हें थोड़ कर ले, कट कर ले, तो रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेल्सियस में उसमें रख ले कम से कम इसे। क्लीन चॉपिंग बोर्ड एंड नाइफ टू पील एंड कट दैम, हर एक मीट और सी फूड है उन सबको चॉपिंग बोर्ड नाइफ शुड भी क्लीन होना चाहिए, डिसइंफेक्टेड होना चाहिए, उसे अच्छे से वॉश कर लें। इलेक्ट्रिक यूवी स्टेरिलाइजेशन कैबिनेट होना चाहिए। रॉ मीट रॉ वेजिटेबल्स शुड बी कट सेपरेट टेबल ऑन अ डिफरेंट कटिंग बोर्ड। प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन ईट अक्कर when juice from the raw meat are transferred to a ready to eat food such as salad and other and cause contamination। all milk प्रोडक्ट को 4 डिग्री सेल्सियस में रखें। कैंड बोटल्ड एंड टिन फूड है, मतलब जो बेसिक चीज़ है ना वो बताया जा रहा है। आपसे इतनी डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है भाई, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना होता। या पढ़ सकते हैं डेंजर जोन आता है, फूड इज अ रेंज एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ ऑन बैक्टीरिया, अवॉइड 5 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस को आपको अवॉइड करना है। कुक्ड फूड हैंडलिंग टेम्परेचर रेंज जो होती है फूड बॉर्न बैक्टीरिया की, नॉन कहा जाता है डेंजर नॉन, जो कि बैक्टीरिया फूड बॉर्न एरिया होता है उसको डेंजर जोन बोला जाता है। रफली 5 डिग्री से 60 डिग्री तक होता है, इसको याद कर लीजिएगा, 1 क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स का। प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेस, वन मस्ट कीप ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट अवे फ्रॉम द डेंजर जोन, हेंस ऑल कोल्ड फूड सच एज सैंडविच, सलाद, कोल्ड मीट, कट चीज शुड बी kept 5 डिग्री सेल्सियस एट ऑल हॉट फूड सच एज दाल, वेजिटेबल, मीट, फिश एक्सेट्रा मस्ट बी कीप इन 60 डिग्री सेल्सियस तक में रखना होता है। समरी आ गई, हमारा ये वाला चैप्टर इतनी जल्दी खत्म हो चुका है और मैं देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। और अभी जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो को बताया था, मैं इसके अंदर चौथा चैप्टर भी खत्म करवा देंगे किचन इक्विपमेंट को। मुझे नहीं पता कितना बड़ा होने वाला है, लेकिन बहुत ईजी होने वाला है, आप फोटो देख के भी समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 मिनट का रेस्ट है, आप जा सकते हैं, यहाँ पे वॉशरूम करके आना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग किचन इक्विपमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। किचन इक्विपमेंट इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है हम सीख लेते हैं। आइडेंटिफाई करेंगे किस प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं, एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से उन्हें यूज़ करना चाहिए, उनकी केयर किस प्रकार से करनी चाहिए, रिकॉग्नाइज करेंगे अलग अलग पार्ट नाइफ के, डिस्टिंग्विश कर देंगे वेरियस टाइप नाइफ्स के क्या क्या करे जाते हैं यूज़ में, यानी कौन कौन से नाइफ होते हैं जो हमें यूज़ करे जाते हैं। एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोसीजर्स को, हैंडलिंग किचन इक्विपमेंट को, ये सब देखने वाले हैं। इक्विपमेंट एसेंशियल, ये फर्स्ट वाली लाइन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है हर एक पैराग्राफ की, याद कीजिए। इक्विपमेंट आर एसेंशियल टू मेक अ टास्क इजियर एंड कंप्लीट इट इन अ लेस टाइम विद अ मोर एक्यूरेसी, यानी हमारे पास अगर इक्विपमेंट नहीं होंगे तो हम उसे एक्यूरेसी और कम टाइम के अंदर, लेस टाइम के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। लॉट ऑफ इक्विपमेंट करे जाते हैं कमर्शियल किचन के अंदर जिनको क्लासिफाइड करा जा रहा है। देखिए स्मॉल साइज इक्विपमेंट बोला जाता है, क्लासिफिकेशन करेंगे किस प्रकार के होते हैं। स्मॉल साइज इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि ये इंक्लूड करते हैं लेडल्स को, फ्लैट स्पून्स को, फ्राइंग स्पून्स को, फिश स्लाइसर्स को, विस्क को, स्पैचुला हो गया, चॉपिंग बोर्ड हो गया, रोलिंग पिन हो गया, पोटैटो मैशर्स हो गया, एग स्लाइसर्स हो गया,
गया, एग बीटर्स हो गए, नाइफ्स हो गए, स्मॉल पॉट्स हो गए, फ्राइंग पैन्स हो गए, स्मॉल कढ़ाई हो गई, ये सब होते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद करनी पड़ेगी अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन नहीं बनना चाहते तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे भी घर में अगर यूज़ करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। दिस इज स्पैचुला, दिस इज चॉपिंग बोर्ड, दिस इज रोलिंग पिन। अब आपको ये याद होना चाहिए सब कुछ। मीडियम साइज इक्विपमेंट होता है, इंक्लूड होता है मिक्सचर ग्राइंडर, जूसर, मिक्सिंग मशीन, कीमा मशीन जो हो गई हमारी, सेलमेंडर हो गया, वैक्यूम सीलिंग मशीन होगी, आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। लार्ज साइज इक्विपमेंट किसको बोलते हैं? वो इक्विपमेंट जो फिक्स्ड होते हैं टाइम के ऊपर, इंस्टॉलेशन के ऊपर, डिफिकल्ट होते हैं मूव करने में। इंक्लूड करते हैं वॉक इन कूलर हो गए, 4 ड्रॉ रेफ्रिजरेटर हो गए, हमारे वॉक इन कूलर्स है ना, फ्लोर डॉल हो गए, ये हमारी पीलिंग मशीन, डीप फैट फ्रायर, बोन स्वेम मशीन, ये सब हो गए। Equipment based on a source of energy, manual equipment that is operated manually is called manual equipment. Example, egg slicer, knife, whisk, etc. Fuel operated equipment, जो equipment that are operated by liquefied petroleum gas, और manual equipment वो है जो equipment अपने आप यूज़ करे जाते हैं और जो फ्यूल के द्वारा यूज़ करे जाते हैं, जिस प्रकार हमारा पिज्जा ओवन्स हो गए that need wood as a fuel. This is a fuel for managing large commercial oven. Electrical operated equipment, many equipment in a commercial kitchen are operated by electricity. This include mixers, grinder, dough makers, refrigerator, potato peelers, deep fat fryers, oven, etc. There are many manufacturer of a kitchen equipment. Before purchasing equipment, it should be ensure that the material used manufacturer non toxic होने चाहिए, non flaking, corrosion resistant। यानी ये सब होता है भाई, बहुत इंसान है यार, बहुत आसान है भाई। equipment must be so designed होने चाहिए, constructed and finished in a such way that it can be cleaned and disinfected easily, safely, thoroughly and repeatedly। कुकिंग इक्विपमेंट जैसे कि पॉट्स हो गए, वेरियस साइज के होते हैं, स्मॉल 1 लीटर कैपेसिटी, 40 लीटर कैपेसिटी। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी होते हैं कैपेसिटी के हिसाब से। फूड सर्विसेज अलग अलग होती है। At this stage, the consultant is able to determine the usable capacity of equipment to purchase considering minor future variation apart from the जैसे price of equipment हमें देखना पड़ता है, age of installation देखनी पड़ती है, age of maintenance operation देखनी पड़ती है, safety देखनी पड़ती है, age of usage of cleaning देखनी पड़ती है, attractiveness देखनी पड़ती है, source of supply देखनी पड़ती है, आफ्टर सेल सर्विस कैसे हो, केयर कैसे करें इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। देयर परचेज रिक्वायर्ड अ लॉट्स ऑफ मनी, जब हम उनको खरीदते हैं तो लॉट्स ऑफ मनी की जरूरत पड़ती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है ये वाला पार्ट, अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपका नुकसान घर में भी होगा और पेपर में तो होगा ही होगा। ये नेसेसरी होता है दो दैट वन परचेज दे शुड बी यूज्ड एंड केयर्ड फॉर एंड इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड एज पर द यूजेस मैनुअल। सम इक्विपमेंट नीड फिक्स्ड वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ड्रेनेज, पोटैटो पीलर, स्टीम ऑन्स, दे शुड बी इंस्टॉल्ड इन अ सच वे दैट देयर आर नो लूज कनेक्शंस, इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स और लीकेज। हमेशा आप ओवन, चिमनी इन सब को यूज़ करें तो कोई इलेक्ट्रिकल स्पार्क नहीं होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए, लूज कनेक्शंस नहीं होना चाहिए। यूजेज ऑफ इक्विपमेंट शुड बी डन एज पर देयर यूजर मैनुअल। रूटीन क्लीनिंग एंड मेंटेन इज नेसेसरी फॉर एवरी इक्विपमेंट। This is important for a hygiene purpose also. All manual equipment can be cleaned with a warm soap detergent solution। आपने जब भी चिमनी सर्विसेज कराई होंगी या फिर ओवन सर्विसेज तो वो डिटर्जेंट सॉल्यूशन या सोप के साथ साफ करी जाती हैं। अपार्ट देयर मस्ट बी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल होना चाहिए इक्विपमेंट का, यानी आज हमने 1 महीने बाद कराई तो 3 महीने बाद फिर से करानी है। एक डेट लिख के लें या फिर आप ओवन के ऊपर एक छोटी सी पर्ची लगा के छपवा सकते हैं। किचन नाइफ्स एंड देयर मेंटेनेंस। नाइफ सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है शेफ़ के लिए, वो उनका इंपॉर्टेंट टूल होता है। जिस प्रकार घर बनाने के लिए मिस्त्री के लिए उसकी करची वगैरह होती है, उसके लिए हाँ इसी प्रकार नाइफ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है शेफ़ के लिए। किचन नाइफ जो होते हैं बने होते हैं वैरायटी मटेरियल से, जैसे आयरन है, वैरायटी ऑफ स्टील है, सेरामिक है, एक्सेट्रा। नाइफ ब्लेड बना होता है आयरन से, शार्प होता है लेकिन रस्ट इजीली पकड़ लेता है, इसलिए वो हाइजीनिक नहीं होता है। एक ब्लेड मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील, मोस्ट पॉपुलर एंड हाइजीनिक स्टेनलेस स्टील इज सेफ टू यूज़, डज नॉट रस्ट बट इज़ डिफिकल्ट टू कीप शार्प फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी लोगों का रस्ट पकड़ता है लेकिन स्टेनलेस स्टील का रस्ट तो नहीं पकड़ता, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए उसे मेंटेन करना, उसकी शार्पनेस को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। कार्बन स्टील पॉपुलर चॉइस हो सकती है रफ यूज नाइफ का। कार्बन स्टील टेंड टू मच टू टाफर एंड मच मोर ड्यूरेबल, ईजियर टू शार्पन देन स्टेनलेस स्टील। यानी कार्बन स्टील के जो बने होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेरेमिक नाइफ्स आर हार्डर देन मेटल बट नॉन मोर ब्रिटल, ज़्यादा टूट जाते हैं। सेरेमिक नाइफ जो होते हैं शार्प्ड होते हैं सिलिकन कार्बोनाइड और डायमंड सैंड पेपर बट चीप व्हेन शार्प्ड ऑन हार्ड स्टोन ऑन ईटा आर्ट सरफेस। यानी कार्बन सेरेमिक नाइफ और भी अच्छे हैं, कार्बन नाइफ उससे भी अच्छे हैं। नाइफ के पार्ट करेंगे तो फोटो शायद ये कट गई है यहाँ से, ये पॉइंट है इसका, ये टिप है, ये वाला इसका पॉइंट है, ये वाली इसकी टिप है, ये वाला स्पाइन रीजन है, इसका बोल्स्टर रीजन है, इसका रेवेट्स हैं, ये इसके स्केल्स हैंडल्स हैं, ये इसकी बट है, ये सब है। इसको याद, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी याद कर लिए। मेंटेनेंस नाइफ की कैसे करें? यूज करके वॉश करके डिसइंफेक्टेड बाय ड्राई क्लीन क्लॉथ कर देना चाहिए, हमें साफ कर दिया जाए जब भी हम उसको यूज़ करें। कैप्ट रखने दें स्टैंड के अंदर या फिर केस के अंदर जहाँ पे हमको वो साफ साफ दिखे, हाँ भाई यहाँ पे नाइफ है और उसका एक हैंडल इस प्रकार हो कि हम उसको पकड़ के सीधा यूज़ कर लें, ना कि
उल्टा हो और हम पकड़े उसका जो हमारा पिन वाला पार्ट है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारा पॉइंट वाला और टिप वाला, वो हमें टच ना हो। तो ये मेंटेनेंस ऑफ नाइफ होती है। नाइफ शार्प होता है, कार्बोनडम स्टोन नाइफ शार्पिंग टूल स्टेमिना। देखो मैं इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको तो पढ़ा के क्या ही करेंगे, और ये पूछा भी नहीं जाता है मैं बता रहा हूँ। और ये वाले कुछ ऐसे काम होते हैं जिनसे हम लोग इनको शार्प कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा होगा, मैं पढ़ भी देता हूँ कभी कभी बाद में। नाइफ कैन बी शार्प्ड यूजिंग अ कार्बोनडम स्टोन नाइफ शार्पिंग टूल। कार्बोनडम स्टोन हो गया, नाइफ शार्पिंग टूल हो गया, शार्पिंग स्टील हो गया, इन सब के द्वारा आप उनको कर सकते हो। बहुत सारे प्रोफेशनल इन अ मार्केट नो हु कैन शार्पन द नाइफ फॉर यू। इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ शार्प नाइफ फॉर इवन अ effortless cutting. We execute more pressure to cut from a blunt knife. This may cause to a little tilt a little and cut a finger instead. ये इनको शार्प करते रहना चाहिए। दो तीन तरह के नाइफ होते हैं। शेफ नाइफ होता है, ऑल पर्पज नाइफ होते हैं, कटिंग चॉपिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। फिलेंटिंग नाइफ, ये पूछा जा सकता है, इसको भाई यहाँ पे मार्क कर लो, ये पूछा जाएगा। जो हमारे फिलेंटिंग नाइफ होता है, नाइफ विद अ लिटल फ्लेक्सिबल ब्लेड टू रिमूव फ्लैश ऑफ द फिश बोन्स। एक हमारा टोमेटो नाइफ होता है, अपटर्न्ड सेरेटेड ब्लेड होता है सिलिकल टोमेटोज के लिए। एक क्लेवर होता है, एक नाइफ विद अ ब्रॉड ब्लेड यूज्ड एज एन ऑल पर्पज नाइफ इन अ चाइनीज क्यूजीन। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द कटिंग मीट। पैलेट नाइफ होता है, स्ट्रेट रेक्टेंगुलर फ्लेक्सिबल ब्लंट ब्लेड एज अ नाइफ इन द इंटेंडेड टू स्प्रेड आइसिंग्स ऑन अ केक रादर देन अ कटिंग एनीथिंग। यानी ये स्ट्रेट रेक्टेंगुलर फ्लेक्सिबल ब्लंट ब्लेड होता है नाइफ का, जो इंटेंडेड और स्प्रेड इकिंग्स जो होते हैं ना केक के ऊपर, उसको ना कि काटने के लिए कुछ यूज़ होता है। ब्रेड नाइफ होता है, नाइफ विद अ सेरेटेड ग्रूव्ड फ्लेक्सिबल ब्लेड कटिंग ब्रेड के लिए। बहुत सारे अलग तरह के नाइफ होते हैं, स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं मैनी पर्पज़ के लिए। वन शुड परचेज वाइजली डिपेंडिंग ऑन देयर इंटेंडेड यूज। डिस्कशन इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय का कुछ जनरल सेफ्टी प्रोसीजर का पढ़ना, हेडलाइन इक्विपमेंट का डिस्कस करेंगे, लिस्ट प्रिकॉशंस को जो आपको लेने चाहिए काम किचन के अंदर करते हुए। कभी भी स्विच ऑफ और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विद अ वेट हैंड, गीले हाथ के साथ ना करें। अगर स्मॉल गैस लीकेज है इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली स्विच ऑफ कर दें मेन सप्लाई को। नोब्स जो होते हैं अदर जो उसके वो होते हैं ना लीकेज में, उसे बंद कर दें। उनको नॉब्स को चेक करें, वो जो हम घुमाते हैं ना गैस के, उनको बोलते हैं नॉब्स। नेवर यूज इक्विपमेंट विद अ शार्प ब्लेड, कभी भी शार्प ब्लेड के साथ यूज़ ना करें। नेसेसरी प्रिकॉशन को यूज़ करते हो जैसे मैनुअल प्रोवाइड मैन्युफैक्चर के द्वारा। ऑलवेज वेरी मेटल गार्ड पहन लें अपने हाथों में, जो भी होता है हमारा मेटल गार्ड उसको पहन लें। ऑपरेटिंग बोन्स ऑफ मशीन, नेवर पुट हैंड इनसाइड द ब्लेंडर, रोबोट कप, कीमा मशीन। जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ लीजिए, बहुत आसान है यार, वो लिख देना है। देखो मैं आपको आज ना एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको क्लास 11th फूड प्रोडक्शन में पास होना है तो ऊपर से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ के चलाओ, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम का लिंक है, उससे पीडीएफ डाउनलोड कर लो। पीडीएफ डाउनलोड करके मोटी मोटी चीज़ों को एक बार आंखों से निकाल लो, बस नाम याद हो जाएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट नाइफ है ना, जैसे नॉब्स हैं हमारे बहुत सारे, पीछे मैंने वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FI सॉरी FI था, उसको याद करने के लिए। तो ये बस यूज़ आएंगे, ये काम आएंगे। जैसे क्लीन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ओनली मिक्सचर जार्स को वॉश कर ले, बंद करके करें, कभी भी यूज ना करें। यानी बहुत ईजी था। यानी इस वीडियो के अंदर हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अगला है यूनिट 5 किचन कमोडिटीज़। और जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसकी मैं अभी वीडियो 2 मिनट के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यूट्यूब पर आ जाएगी। फिलहाल आप क्या करें, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मैं 4 चैप्टर करा दिए हैं और चारों चैप्टरों को आप मन लगा के देख लीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो के अंदर, तब तक गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और प्लीज़ अपनी जो गलतियाँ हैं, जो आपको लग रही है कि मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, प्लीज़ वो मुझको कमेंट में बता दें कि भैया आप इसको इम्प्रूव करो, ये चीज़ करो, ऐसे करो, तो मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टाटा, लव यू ऑल।